हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना नया चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे, जहां पे हमारा लास्ट लेक्चर अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर था। क्यों इंपॉर्टेंट था सर? क्या क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में? तो लास्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने अपने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कंसेप्ट सीखा। उसको कंप्लीट करने के बाद हमने अपने थ्योरम का प्रूफ सीखा। उसको भी कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम अपने सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे सर, जहां पे हमने बहुत सारे शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को भी सॉल्व करके देखा था। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लास्ट लेक्चर में आपके साथ जितनी चीजें मैंने डिस्कस की थी उन सारी चीजों का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज होता है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ढेर सारा होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद कर सकता हूं कि सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क को कंप्लीट किया होगा। अब ये तो पूरी कहानी सर लास्ट लेक्चर की हो गई। इस लेक्चर में क्या करेंगे? तो इस लेक्चर के अंदर भी अपने इसी सवालों के सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए और भी शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करके देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर को इस शानदार सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है सर, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब ये जो सवाल है सर, ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है सर। तो क्या इंटरेस्टिंग है सवाल में? तो सवाल में इंटरेस्टिंग यह है सर कि हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह सवाल बिना डायग्राम का पूछ दिया जाए। तो अगर यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बिना डायग्राम का पूछ दिया जाता है तो सबसे पहले आपको अपना डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आप सवाल को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहां पे सबसे पहले अपने डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है सर, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। और इस कंस्ट्रक्शन के अंदर आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को भी सीखोगे, तो बड़े अटेंशन के साथ यहां पे चीजों को ऑब्जर्व करना। तो जब मैंने सवाल को पढ़ा था सर, तो देखो क्या क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो दिख रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा हो रही है। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंडमली अपने मर्जी से कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है सर? तो यहां पे इसी सवाल की आखिरी वाली लाइन में मुझे कहा जा रहा है सर कि आपने जो ट्रायंगल कंसीडर किया है, आप साबित करके दिखाओ कि वो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यहां पे क्लियरली सवाल के आखिरी में आपको कहा जा रहा है सर कि आपने जो ट्रायंगल कंसीडर किया है, आप साबित करके दिखाओ कि वो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता लग रहा है सर कि आपको अपने ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित करना है, और आप प्रोसेस को अप्लाई करके साबित कर भी दोगे, यानी कि अल्टीमेटली आपका ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यह साबित होने वाला है सर। तो जब आपको पता है कि आगे जाके आपका ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित होने वाला है, तो क्यों ना पहले से ही मैं अपना ट्रायंगल ऐसा कंसीडर करूं जो कि आइसोसेलेस की तरह दिखे। बिल्कुल इस बात को हम ध्यान में रखेंगे सर, और ऐसी सिचुएशन हमने पहले भी डिस्कस की है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आगे जाके आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित होने वाला है सर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में ही मैंने अपना ट्रायंगल ऐसा कंसीडर किया कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह दिखे। अब मैंने जो अपना यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह दिखने वाला ट्रायंगल कंसीडर किया है सर, उसको मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है कि मुझे यहां पे दिख रहा है कि ये साइड इसके बराबर जैसी दिख रही है। मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि ये साइड इसके बराबर जैसी दिख रही है। अब आपकी मर्जी है कि आपको अपने ट्रायंगल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि उसके 2 साइड्स आपस में बराबर दिखे। आपकी मर्जी थी सर, आप अपना ट्रायंगल ऐसा भी बना सकते थे कि यह साइड इसके बराबर जैसी दिखे, या फिर यह साइड इसके बराबर जैसी दिखे। तो कौन से 2 साइड को अपने ट्रायंगल में बराबर जैसा दिखाना है, यह आपकी चॉइस है। लेकिन ट्रायंगल आइसोसेलेस की तरह दिखना चाहिए सर, वहां पे आपकी कोई चॉइस नहीं है। ट्रायंगल आइसोसेलेस की तरह दिखना चाहिए, यह बात आपको दिमाग में रखनी है। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब इसी सवाल में आगे की तरफ एक और बात कही जा रही है सर। मुझे कहा जा रहा है कि मैंने अपने ट्रायंगल के एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाया है।
इसी सवाल में आगे मुझे कहा जा रहा है सर कि मैंने अपने ट्रायंगल के एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाया है। बड़े ध्यान से सुनना। तो ट्रायंगल के एंगल का, अब मुझे पता है सर कि मेरे ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल की भी कहानी चलती है, एक्सटीरियर एंगल की भी कहानी चलती है। अब मुद्दा यह है कि सवाल ने तो बस मुझे बोला है एंगल का, किस टाइप का एंगल है यह तो क्लियर ही नहीं किया। अब इस कंसेप्ट को भी मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं। मैंने आपको सिखाया था कि सवाल को अगर कभी भी एक्सटीरियर एंगल की बात करनी रहेगी तो वो स्पेशली मेंशन करेगा कि एक्सटीरियर एंगल फलाना, एक्सटीरियर एंगल ढिमकाना। तो कभी भी सवाल को अगर अलग से एक्सटीरियर एंगल की बात करनी होती है तो अलग से एक्सटीरियर वर्ड लगा के एंगल के बारे में बताता है। लेकिन अगर कभी भी सवाल को इंटीरियर एंगल की बात करनी होती है सर, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अलग से इंटीरियर वर्ड लगा के दे। अगर वो सिंपली एंगल भी बोल रहा है तो आपको यही समझना है कि वो इंटीरियर एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इस लैंग्वेज से तो इतना क्लियर है सर कि मेरे ट्रायंगल के अंदर एक इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर पे बात चल रही है। अब बड़े ध्यान से सुनना। अब आपके ट्रायंगल में तो 3 इंटीरियर एंगल होंगे सर। अब मुद्दा यह है कौन से इंटीरियर एंगल को सेलेक्ट करूं और उसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊं। अब मुद्दा यह है सर कि कौन से इंटीरियर एंगल को सेलेक्ट करूं और उसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊं। तो बड़े ध्यान से अब यहां पे रीजनिंग सुनना। अगेन यहां पे आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है कि आप किस इंटीरियर एंगल को कंसीडर करना चाहते हो। जो इंटीरियर एंगल मैं आपको कहूंगा आपको वही कंसीडर करना है। कौन सा इंटीरियर एंगल कंसीडर करना है सर? तो आपने जो अपना आइसोसेलेस की तरह दिखने वाला ट्रायंगल बनाया है, उस आइसोसेलेस की तरह दिखने वाले ट्रायंगल के जो आपने इक्वल साइड्स को कंसीडर किया है, हमेशा आपको उन इक्वल साइड्स के बीच में बनने वाला ही इंटीरियर एंगल कंसीडर करना है। इस बात को हमेशा याद रखना, तभी आप अपने सवाल को सही तरीके से यहां पे प्रूव कर पाओगे। क्या मैंने कहा? मैंने आपको कहा सर कि सवाल के सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने ट्रायंगल का कोई इंटीरियर एंगल कंसीडर करना है और उस इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो यहां पे आपने जैसा अपना फिगर कंसीडर किया है सर, तो वो फिगर की सिचुएशन लास्ट तक सही रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है सर? तो आपके कंसीडर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स है, आपको हमेशा उन इक्वल साइड्स के बीच वाला ही इंटीरियर एंगल कवर करना है। किसी दूसरे इंटीरियर एंगल पे यहां पे बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है हम आगे समझेंगे। तो मैंने जो फिगर कंसीडर किया था सर, उस फिगर के अंदर मैंने अपने सो कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स में इसको और इसको कंसीडर किया है। तो इक्वल साइड्स इसको कंसीडर किया है, तो एंगल कौन सा कंसीडर करूंगा सर? तो मैं एंगल यहां पे इनके बीच वाला ही कंसीडर करूंगा। तो हमेशा मुझे अपने इक्वल साइड्स के बीच वाला ही एंगल कंसीडर करना है। और मुझे कहा जा रहा है सर कि आप अपने इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी बना रहे हो। आप अपने इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी बना रहे हो सर। बना दिया एंगल बाइसेक्टर। अब ध्यान से सुनना कि ऐसा क्यों है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाई थी और 10th में भी आगे आएगी। क्या प्रॉपर्टी होती है सर? तो प्रॉपर्टी यह कहती है कि आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स होते हैं सर, उन इक्वल साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाला जो वर्टेक्स होता है सर, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स होते हैं सर, उन इक्वल साइड्स का जो वर्टेक्स होता है सर, उस वर्टेक्स से बनने वाला मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चारों की चारों लाइनें सेम होती हैं, वो अलग अलग नहीं होती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, इसको हमेशा याद रखना। क्या मैंने कहा? कि आपके सो कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स होते हैं सर, तो आपके इक्वल साइड्स ट्रायंगल के जिस वर्टेक्स पे जाकर मिलते हैं, उस वर्टेक्स से बनने वाला, आप मीडियन की बात करो, आप ऑल्टीट्यूड की बात करो, आप एंगल बाइसेक्टर की बात करो, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करो, सब के सब सेम होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना और कॉपी पे नोट डाउन कर लो। यही वो रीजन था जिस वजह से मैंने आपको कहा कि आपको अपने इक्वल साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल कंसीडर करना है और उसी एंगल का आपको एंगल बाइसेक्टर यहां पे ड्रॉ करना है, जैसा कि मुझे सवाल ने कह दिया था। अब आगे चलते हैं सर।
अब आगे मुझे कहा जा रहा है सर कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी है। क्या खास प्रॉपर्टी है? तो आपके इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है सर, ये इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि ये अपने सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे रहा है। सर ये इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि ये अपने सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है सर? आधा कर दे रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो आपको यहां पे बताया गया है सर मेंशन करके कि आपका जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपने सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि सर मेरे एंगल बाइसेक्टर की ये रही सामने वाली साइड, तो ये क्या कर रहा है सर? तो ये मेरे सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि सर ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है। इतना क्लियर है सर? क्लियर होना चाहिए। तो अब अपने ट्रायंगल का नामकरण कर लो सर। तो मान लो यहां पे मैंने अपने ट्रायंगल को ट्रायंगल एबीसी कह दिया। तो नाम किस तरीके से रखना चाहते हो आपकी चॉइस है, क्योंकि सवाल के लैंग्वेज में कहीं पे भी नाम से रिलेटेड कहानी नहीं चल रही है। तो किस तरीके से नाम रखना है, किस वर्टेक्स को कौन सा अल्फाबेट का नाम देना है, ये प्योरली आपकी चॉइस है। तो आपने अपना नाम यहां पे कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लो मैं पॉइंट डी मान लेता हूं सर। अब जाके आपका फिगर यहां पे बन के तैयार हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर एडी एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि मेरा एंगल बाइसेक्टर मेरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगेन इस फिगर में यह भी गिवन है सर कि यह एंगल इसके बराबर होगा। कैसे गिवन है सर? क्योंकि मुझे बता दिया गया है कि एडी मेरे एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? जिस एंगल से मैं एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं वो एंगल बाइसेक्टर हमेशा उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि सर ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो ये फिगर यहां पे अब हमने सवाल को पढ़ के बना लिया, और आप यहां पे मैच कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे सर कि आपका गिवन डायग्राम भी बिल्कुल इसी तरीके का दिख रहा है। तो सवाल को पढ़ के फिगर बनाना भी आपको आना चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग हम धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से डेवलप कर लेंगे सर, क्योंकि ज्योमेट्री में ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। अब इस सवाल पे लौटते हैं। तो अब सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं सर। डायग्राम तो बना लिया, मुद्दा ये है सर कि गिवन डाटा में आपको क्या बताया गया है, गिवन में आपको क्या बताया गया है। तो गिवन इंफॉर्मेशन में आपको बता दिया गया है सर कि ये पोर्शन इसके इक्वल है, ये पोर्शन इसके इक्वल है, और आपको यह भी बताया गया है सर कि आपने अपने ट्रायंगल के एक इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाया है। आपको यह भी बता दिया गया है सर कि आपने अपने ट्रायंगल के एक इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाया है। यानी कि सर कुल मिला के यहां पे मैं कह सकता हूं कि गिवन डाटा में मेरी मेन इंफॉर्मेशन जो मुझे ऑब्जर्व हो रही है वो ये है कि मुझे अपने एंगल बाइसेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। गिवन इंफॉर्मेशन में मुझे अपने एंगल बाइसेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। आपको प्रूफ क्या करना है सर? तो आपको अपने ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना। आप ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको कहूं सर कि मैंने आपको जितना भी बताया उस हिसाब से यहां पे आप क्या कंसेप्ट सोच सकते हो, तो आप तुरंत कहोगे सर कि गिवन डाटा में एंगल बाइसेक्टर कौन होगा बता दिया गया है। ऐसी सिचुएशन तो हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कंसेप्ट में ही सीख कर आ रहे हैं सर। ऐसी सेम सिचुएशन तो हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कंसेप्ट में ही सीख कर आ रहे हैं, जहां पे आपने सिखाया था सर कि कहीं पे भी सवाल अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर दे दे, एंगल बाइसेक्टर के बारे में बता दे, तो मुझे तुरंत समझ जाना है कि सबसे पहले उस सवाल के अंदर मुझे अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कंसेप्ट पे सोचना है। तो चूंकि यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि गिवन डाटा में मुझे अपने एंगल बाइसेक्टर के बारे में बता दिया गया है, गिवन डाटा में मुझे एंगल बाइसेक्टर दे दिया गया है, तो मैं तुरंत यहां पे कह सकता हूं सर कि इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करना है अब यह भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर। तो एक बार यहां पे कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अप्लाई कर दो फटाफट। तो आपने जो फिगर अज्यूम किया है सर, उस फिगर के हिसाब से आपने अपने इस एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाया है। अब अगर मैं आपसे कहूं सर कि यहां पे आप अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट लिखकर दिखाओ, तो क्या रिजल्ट लिखकर दिखाओगे? अब तुरंत कहोगे सर कि मैं लिख सकता हूं अब इस सिचुएशन के हिसाब से कि सिंस एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देयरफॉर क्या लिख सकता हूं सर? देयरफॉर AB डिवाइडेड बाई AC
देयरफॉर AB डिवाइडेड बाई AC बराबर क्या हो जाएगा सर, BD डिवाइडेड बाई DC हो जाएगा, बराबर BD डिवाइडेड बाई DC हो जाएगा। अब किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है इसका फंडा सिखा चुका हूं, इसमें अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं सर आगे। तो अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई करके हम अपने रिजल्ट पे पहुंच गए हैं सर। अब देखो इसी रिजल्ट में फर्दर प्रोसीड करेंगे, कैसे सर, ध्यान से सुनना। तो सवाल ने मुझे एक और गिवन इंफॉर्मेशन दी थी सर, जहां पे बता दिया था कि ये पोर्शन इसके इक्वल है, यानी कि मुझे यह भी बता दिया गया है सर कि BD और DC आपस में बराबर है। तो अगर BD और DC आपस में बराबर है सर, तो मैं अपने इस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रिजल्ट में इसको कैंसिल कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं सर, क्योंकि मुझे पता है, मुझे गिवन डाटा में बता दिया गया है सर कि BD और DC आपस में बराबर है। तो मेरा जो रिजल्ट आया सर, इस वाले गिवन डाटा की मदद से अब रिड्यूस होने के बाद बन गया है AB डिवाइडेड बाई AC बराबर यहां पे 1 बचा। ऑब्वियस सी बात, अगर ये दोनों बराबर है सर तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो थोड़ा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर तो AB बराबर AC यहां पे प्रूव हो जा रहा है। तो कहां है AB भैया, ये रहा हमारा AB, कहां है AC भैया, ये रहा हमारा AC। प्रूव हो गया ट्रायंगल आइसोसेलेस। कैसे सर? तो जैसे ही आपने AB AC को बराबर प्रूफ कर दिया, तो आपने यहां पे ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ कर दिया है, क्योंकि आपको पता है सर कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को मैं बराबर प्रूफ कर देता हूं तो मैं अपने ट्रायंगल को ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकता हूं। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, आपने जो अपना फिगर कंसीडर किया था वो इस तरीके से कंसीडर किया था कि आपने अपने इन साइड्स को ही इक्वल माना था और उसी हिसाब से प्रोसीड कर रहे थे, और फाइनली आपका ट्रायंगल भी आइसोसेलेस कैसे प्रूव हुआ है? तो फाइनली आपका ट्रायंगल भी आइसोसेलेस इन्हीं साइड्स के इक्वल बन जाने के कारण प्रूव हुआ है सर। तो ये जो हमने शुरुआत से अपने फिगर को कंसीडर किया था सर, वो बिल्कुल यहां पे मैच हो रहा है मेरे सॉल्यूशन के कंसीडरेशन से। अगर आप कोई दूसरा कंसीडरेशन लेकर बनाते, यानी कि मान लो अगर आप क्या करते सर, अपने शुरुआत के फिगर में इसको इसके जैसा इक्वल मानते हुए प्रोसीड करते, तो ध्यान देना, अगर इसको इसके इक्वल जैसा मानते हुए प्रोसीड कर दे तो आप इसको इंटीरियर एंगल की तरह ट्रीट करते, फिर आप इसका एंगल बाइसेक्टर बनाते। अब जब वो करते हुए आप आगे बढ़ते तो देखो फाइनली क्या होता, वो करते हुए आगे बढ़ते तो फाइनली आपका ये इसके इक्वल होगा, ये प्रूव हो जाता। यानी अल्टीमेटली आपने जो अपना दूसरा कंसीडरेशन लिया उस कंसीडरेशन के हिसाब से भी चीजें अपने आप सेट हो गई। अगर आप अपना तीसरा कंसीडरेशन लेते तो उसके हिसाब से भी चीजें सेट हो जाती। तो एक बहुत अच्छा सवाल था जहां पे सीखने लायक बहुत सारी चीजें थी। तो आई होप आपको जितनी चीजें यहां पे मैंने सिखाई वो आपको समझ में आई होंगी। अब यही जो हमने यहां पे सीख लिया है सर, इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिख लेते हैं, तो ध्यान से देखते जाना। तो सबसे पहले तो अपना डायग्राम बनाएंगे सर। तो ये हमने अपना बेसिक डायग्राम बना के दिखा दिया, ये हमने अपना बेसिक डायग्राम यहां पे बना के दिखा दिया, जहां पे मैंने अपने फिगर में ये शो करके दिखा दिया है कि AD एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है। कैसे शो किया है? तो मैंने दिखा दिया है ये एंगल का पार्ट इसके इक्वल है, और यहां पे एक और गिवन डाटा को मैंने शो करके दिखा दिया है कि ये पोर्शन इसके इक्वल है। इतना क्लियर है सर? तो डायग्राम बनाने के बाद अब क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं सर। तो गिवन में क्या क्या यहां पे लिखेंगे? तो मेनली हमारे फिगर के अंदर दो मेजर चीजें गिवन है। क्या क्या सर? एक तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में, और एक ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो इसको यहां पे फटाफट लिख दो। तो यहां पे लिखोगे सर इन ट्रायंगल ABC, यहां पे AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब यहां पे आपको अलग से इंटीरियर एंगल A लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल A लिख दोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बाय डिफॉल्ट आप इंटीरियर एंगल की ही बात कर रहे हो। इतना फंडा क्लियर हुआ। एक और चीज पता है सर इसके साथ, एंड क्या पता है, BD बराबर DC है, तो इसको भी मेंशन करेंगे, एंड BD बराबर यहां पे DC। तो ये तो हो गया सर हमारा गिवन डाटा। अब इसके बाद आता है टू प्रूफ। क्या प्रूव करना है सर, क्या साबित करना है? तो मुझे अपने ट्रायंगल को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित करना है। तो यहां पे लिख देंगे सर टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, ये मुझे यहां पे प्रूफ करना है। क्लियर है? अब टू प्रूफ के बाद मुझे पता है सर कंस्ट्रक्शन आता है।
अब देखो, सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या आपने अलग से कुछ भी यहां पे बनाया? तो तुरंत कहोगे सर सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग से मैंने यहां पे कुछ भी नहीं बनाया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे? यहां पे नील लिख देंगे। इसके नीचे आता है सर थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड, ये आता है सर यहां पे फॉर्मूलेज यूज्ड। कैसे फिल करेंगे सर? तो इसके लिए 2-3 लाइनें यहां पे छोड़ देंगे। फाइनली जब अपना प्रूफ कंप्लीट कर लेंगे सर, तो प्रूफ में देखेंगे क्या क्या थ्योरम या फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, उसको यहां पे लाइन से 1 2 3 करके मेंशन कर देंगे सर। अब अपने प्रूफ पे आते हैं, पहले इतना नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, तो अब अपने प्रूफ में यहां पे सबसे पहले बोलेंगे सर कि इन ट्रायंगल एबीसी सिंस, अब देखो यहां पे एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था, उस डाउट को मैं सवाल के थ्रू क्लियर कर लेता हूं। ध्यान देना, ये होता है सिंस, सबसे पहले ये याद रखना और इसको कॉपी पे नोट डाउन करो। और इसको कहते हैं देयरफॉर। इसको क्या कहते हैं सर? देयरफॉर। तो सबसे पहले स्टूडेंट का डाउट बताता हूं। उनका डाउट ये था कि सर यहां पे क्या मैं इस सिंबल के बदले सिंस देयरफॉर यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप सिंबॉलिक वे में बताओ, आप लैंग्वेज यूज करके बताओ, आपकी मर्जी है। मैथमेटिक्स क्या करता है? मैथमेटिक्स क्यों इतना यूजफुल है? मैथमेटिक्स इसलिए इतना यूजफुल है सर क्योंकि मैथमेटिक्स लैंग्वेज कम से कम यूज करने की कोशिश करता है, सिंबल ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करता है। तो सोचने वाली बात, एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, सोचो थोड़ा सा, कि मान लो तुम्हारे पूरे एग्जाम के पेपर में 10 प्रूफ डैट के सवाल आते हैं। अब 10 प्रूफ डैट के सवाल में अगर तुम सिंस देयरफॉर पूरा पूरा लिखकर बनाओगे, और मान लो एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि सिर्फ सिंबल यूज कर रहा है, तो आप मान के चलो कि उन 10 सवालों के अंदर कम से कम बस इस छोटी सी चीज के कारण 2 मिनट का फर्क आ जाएगा। और मान लो आपके एग्जाम के पेपर में कोई एक ऐसा छोटा सा सवाल छूट रहा था जो कि 2 मिनट में बन जाता, तो ये वाला स्टूडेंट नहीं बना पाएगा, लेकिन ये वाला स्टूडेंट बना देगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें बताते हो ना, याद रखना। मैथमेटिक्स में अगर आपको पता है कि सिंबॉलिकली कुछ करने से मेरा टाइम बचता है, तो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैथमेटिक्स में टाइम बचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना टाइम बचाओगे उतना ज्यादा कवर कर पाओगे और उतना ज्यादा बार रिवाइज कर पाओगे। मैथमेटिक्स में ज्यादा बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी रिवीजन आप जितनी बार करोगे ना, आपको अपने आंसर में उतनी खामियां दिखेंगी। तो खामियां दिखेंगी, खामियों को सही करोगे तो आपका जो आंसर का प्रेजेंटेशन है वो इंप्रूव होता चला जाएगा। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पे आपके हर सवाल का परफेक्ट प्रेजेंटेशन रहेगा। उस सिचुएशन में क्या आपको मैथ्स में कोई 100 में 100 लाने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसका ध्यान रखना। अब यहां पे एक दूसरे स्टूडेंट का डाउट बताता हूं। उनका डाउट था सर कि सिंस और देयरफॉर में फर्क क्या होता है, किसको कब यूज करते हैं? तो देखो कॉमन सेंस से समझ सकते हो। देयरफॉर क्या है ना, रिजल्ट बताता है। देयरफॉर क्या कहता है? रिजल्ट बताता है। देयरफॉर कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तब ऐसा है। इसको हिंदी में नोट कर लो, अगर ऐसा है तब ऐसा है। तो देयरफॉर का क्या मतलब होता है? अच्छा कोई चीज ऐसी है, उसके कारण ये चीज ऐसी है। तो जब कारण ये चीज ऐसी होती है तब देयरफॉर लगाते हैं। और सिंस कहां लगाते हैं? अगर ऐसा है। अगर ऐसा है जब बोल रहे हैं तो सिंस लगाएंगे। तो अगर ऐसा है तब वैसा है सर। अगर ये चल रही है तब ये चल रही है। हम पेड़ लगाएंगे तब जाके सेब उगेगा। तो जब पेड़ लगाएंगे वो किसके साथ लिखेंगे? सिंस के साथ लिखेंगे। तो इसके कारण एक घटना घट रही है, तो वो जो घटना घटी उसको किसके साथ देंगे? देयरफॉर के साथ देंगे। तो एक बहुत छोटा सा लेकिन अच्छा डाउट था, तो मैंने सोचा यहां पे क्लियर कर लेता हूं। अब आगे चलते हैं सर। तो यहां पे सबसे पहले सिंस गिवन है। क्या कहानी गिवन है सर? तो सिंस AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सिंस AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देयरफॉर, अब देखो चूंकि ऐसा है इसके कारण रिजल्ट आता है हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। चूंकि एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, इसके कारण एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का आपका रिजल्ट निकल कर आता है। तो अब मुझे नहीं लगता आपको सिंस में और देयरफॉर में कोई भी डाउट बचा होगा, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। तो अब इसके कारण क्या रिजल्ट में लिख सकता हूं? तो अब मैं लिख सकता हूं सर कि AB डिवाइडेड बाई AC, देयरफॉर AB डिवाइडेड बाई AC बराबर यहां पे BD डिवाइडेड बाई DC। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। इसको घेर देंगे, यहां ब्रैकेट में रीजन देंगे बाई। अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि आपको अलग से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं। आप सिंपली लिख दो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दैट्स इट। क्या लिख दोगे? बाई एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम, बस इतना आपको लिख देना, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर हो गया? ये आपने रीजन दे दिया ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसके बाद इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर कि आगे इस रिजल्ट का यूज होने वाला है। अब आगे चलते हैं सर। ऑल्सो क्या लिखोगे? ऑल्सो। क्या ऑल्सो भैया? तो BD बराबर DC। अब ये BD बराबर DC कहां से आया सर? तो ये डाटा गिवन डाटा है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गिवन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहां पे सर? गिवन। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं कह सकता हूं सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो मैं यहां पे कह सकता हूं सर कि AB डिवाइडेड बाई AC जो होगा ये किसके बराबर होगा? BD डिवाइडेड बाई, अब मैं DC के बदले BD को पुट कर देता हूं, DC के बदले BD को पुट कर देता हूं। पुट करके काट सकते हो, ऐसे शो कर सकते हो, एक ये तरीका हो सकता है। ऐसे नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप DC का DC ही रहने दो, आप DC BC काट के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली मुझे बता दिया गया है दोनों बराबर है, दोनों मेथड सही है, दोनों तरीके सही है सर लिखने के। अब इसके बाद आप नीचे लिखोगे कि AB बाई AC बराबर यहां पे 1, और इसके बाद फाइनली, पहले इतना नोट डाउन करो, अब इसके बाद फाइनली यहां पे आप कह दोगे सर, क्या कह दोगे कि AB इज इक्वल टू AC। अब यहां पे आप कह दोगे सर AB इज इक्वल टू AC। अब इसके नीचे कह दोगे, अब देखो ये चीज आई है इसके कारण, देयरफॉर ये चीज आई है इसके कारण आपका जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जा रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, इज आइसोसेलेस। ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे? सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल मस्ट बी आइसोसेलेस। सिंस वी नो दैट when two sides of a triangle are equal, when two sides of a triangle are equal, the triangle becomes isosceles, the triangle becomes isosceles। ठीक है, कई बार मैं भी आइसोसेलेस की स्पेलिंग भूल जाता हूं, ऐसी उठपटांग सी स्पेलिंग है, क्या करें? क्लियर है? नोट डाउन कर लो फटाफट। तो इतना लिखने के बाद फाइनली हेंस प्रूव्ड, कहानी खत्म। तो एक बहुत प्यारा सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल। चलते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में या उससे ज्यादा में पूछा जा सकता है। तो यहां पे सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं सर। तो सवाल यहां पे कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट्स AC एट D, a line PQ parallel AC meets AB, BC and BD at PQ and R respectively, show that PR into BQ is equal to QR into BP. Number 2, AB into CQ is equal to BC into AP। अब बड़े ध्यान से सुनते जाना कि यह सवाल इतना इंटरेस्टिंग, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज कि हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह सवाल बिना फिगर के दे दिया जाए। तो अगर यह सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के दे दिया जाएगा तो सबसे पहले फिगर को कैसे ड्रॉ करना है सर उसको यहां पे सीख लेते हैं। तो ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करना। तो यहां पे सबसे पहली लाइन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली लाइन में जो सबसे पहले चीज का जिक्र मुझे मिल रहा है सर वो है ट्रायंगल ABC। अब ध्यान से सुनना, मैंने पूरा सवाल अभी पढ़ के सुनाया था सर, और इसको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि मुझे सवाल के अंदर कहीं पे भी अपने ट्रायंगल ABC को कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल साबित नहीं करना है। सवाल के लैंग्वेज को पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि मुझे अपने ट्रायंगल ABC को कोई भी स्पेशल टाइप का ट्रायंगल साबित नहीं करना है। अब चूंकि ट्रायंगल ABC को कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल साबित नहीं करना है तो आपकी मर्जी है, आप अपना ट्रायंगल कैसे दिखने वाला लेना चाहते हो। आप अपना ट्रायंगल सर ऐसा कंसीडर कर सकते हो, आप अपना ट्रायंगल इस टाइप का कंसीडर कर सकते हो, आप अपना ट्रायंगल ऐसा कंसीडर कर सकते हो। तो जैसा ट्रायंगल रखना चाहते हो आपकी मर्जी, आप वैसा रख सकते हो सर। तो मान लो मैंने रैंडमली अपने ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लिया। इतना क्लियर है सभी को? अब आगे सर ट्रायंगल का नामकरण भी किया गया है। क्या नामकरण किया गया है? तो ट्रायंगल का नाम रखा गया है ट्रायंगल ABC। तो आपकी मर्जी है, अब किस वर्टेक्स को A कहना चाहते हो, किसको B कहना चाहते हो, किसको C कहना चाहते हो, प्योरली आपकी मर्जी, आप जिसको चाहो उसको वो नाम दे दो। तो मान लो मैंने रैंडमली इस वर्टेक्स को A कह दिया, इसको B कह दिया और इस वर्टेक्स को C कह दिया।
अब ये तो बस इस छोटी सी चीज का काम हुआ है सर। अब फर्स्ट लाइन में और क्या क्या बताया गया है सर? तो फर्स्ट लाइन में आगे बताया गया है कि मैं अपने ट्रायंगल के एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, मैं अपने ट्रायंगल के एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, आपको सिंपली यहां पे एंगल बी कहा गया है, आपको कुछ स्पेशली बताया नहीं गया है कि इंटीरियर एंगल बी की बात कर रहा है या एक्सटीरियर एंगल बी की बात कर रहा है। तो क्या समझना है, मैंने आपको सिखाया था सर कि कहीं पे भी सिंपली एंगल की बात कर दे तो आपको यही समझना है कि वहां पे इंटीरियर एंगल पे बात चल रही है, यानी कि आपको अब क्लियर है सर कि इंटीरियर एंगल बी पे बात चल रही है। क्या बात चल रही है? तो इस इंटीरियर एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है, इस इंटीरियर एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है। लो बना दिया सर। अब इस एंगल बाइसेक्टर के बारे में क्या बताया जा रहा है? तो इस एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपको बताया जा रहा है सर कि दिस एंगल बाइसेक्टर मीट्स एसी एट डी। ये जो एंगल बाइसेक्टर है सर, ये एसी को पॉइंट डी पे मुलाकात कर रहा है, ये एसी को पॉइंट डी पे मिल रहा है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया है सर, ये एसी को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे मीट कर रहा है? पॉइंट डी पे मीट कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल कह रहा है। इतना क्लियर है? तो पहले लाइन को तो डिकोड कर दिया सर, आगे चलते हैं। अब आगे मुझे कहा जा रहा है सर कि अ लाइन पी क्यू पैरेलल एसी, ठीक है। अब यहां पे आगे मुझे बताया जा रहा है सर कि मैंने एसी के पैरेलल एक लाइन पी क्यू को ड्रॉ किया है। अब एसी के पैरेलल लाइन तो आप इधर भी बना सकते हो, आप अंदर में भी कहीं बना सकते हो, आप इस वर्टेक्स में भी बना सकते हो, आप और पीछे भी बना सकते हो। तो एसी के पैरेलल पी क्यू लाइन को कहां बनाना है सर, कैसे पता लगेगा? तो इस बात को आगे वाली इंफॉर्मेशन ने क्लियर किया है। आगे वाली इंफॉर्मेशन ने बताया सर कि एसी के पैरेलल पीक्यू को इस तरीके से बनाया गया है सर कि ये जो पीक्यू है ये एबी को पॉइंट पी पे मीट कर रहा है, ये बीसी को पॉइंट क्यू पे मीट कर रहा है और ये बीडी को पॉइंट आर पे मीट कर रहा है। तो इसको पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि एसी के पैरेलल जो मेरा पीक्यू बना है वो ट्रायंगल के बीचों बीच अंदर की तरफ कहीं बना है, कुछ इस तरीके से। ये हमने एसी के पैरेलल अपना लाइन पी क्यू बना लिया। अब पी कहां है, क्यू कहां है, आर कहां है सर, तो क्लियर किया गया है। ध्यान देना, रेस्पेक्टिवली वर्ड का इस्तेमाल है, यानी कि आपको पता है सर पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, कहानी चलती रहेगी। अब यहां पे बताया गया है सर कि ये जो पैरेलल लाइन आपने एसी के बनाई है ये इस तरीके से बनाई गई है कि ये AB को पॉइंट P पे मीट कर रही है, ये AB को पॉइंट P पे मीट कर रही है, ये BC को पॉइंट Q पे मीट कर रही है, ये BC को पॉइंट Q पे मीट कर रही है। इसी तरीके से ये BD को पॉइंट R पे मीट कर रही है, इसी तरीके से ये BD को पॉइंट R पे मीट कर रही है सर। लो बना दिया डायग्राम, मैच कर लो। क्या इसके जैसा मिलता जुलता डायग्राम नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो यहां पे सबसे पहले हमने अपना डायग्राम बनाना सीख लिया। अब आगे बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं सर कि गिवन इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या दिया गया है, सवाल ने आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दी है, तो अब तुरंत जवाब दोगे सर कि मेनली सवाल ने मुझे दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दी है। क्या क्या? सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो यह प्रोवाइड करके दी है सर कि ये जो PQ है ये AC के पैरेलल है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है सर कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करके दी गई है सर कि ये जो BD है ये एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है सर कि ये जो BD है ये एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है। मेनली सर पूरे सवाल में यही दो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। अब मुझे साबित क्या करना है सर? तो ये दो चीजें मुझे साबित करनी है और इस टाइप की चीज को हम पहले भी देख चुके हैं और वहां के एक्सपीरियंस से मुझे पता है सर कि अपने इस टाइप की चीज को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, अगर मैं अपनी इस टाइप की चीज को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास साइड्स के रेशियो के टर्म्स में कुछ आ जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस से पता है सर कि अगर मैं इस टाइप की चीज को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो अल्टीमेटली मेरे पास साइड के रेशियो के टर्म्स में कुछ आ जाएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। गिवन डाटा में पैरेलल लाइन दे दिया गया, गिवन डाटा में एंगल बाइसेक्टर बता दिया गया, एंगल बाइसेक्टर दे दिया गया। प्रूफ डेट में क्या करना है? तो साइड के रेशियो के टर्म्स में कुछ आपको प्रूफ करना है। क्या क्या सोच सकते हो? सभी का जवाब आना चाहिए। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, सोचो और जवाब दो।
तो अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते हो तो हर स्टूडेंट का परफेक्ट जवाब आना चाहिए और उनको कहना चाहिए सर कि हम दो चीजें यहां पे सोच सकते हैं, हम दो चीजें यहां पे सोच पा रहे हैं सर। क्या क्या दो चीजें? तो सबसे पहली चीज तो मुझे यह दिख रही है सर कि गिवन डाटा में पैरेलल लाइन का जिक्र है और मुझे साइड के रेशियो के टर्म्स में कुछ ना कुछ प्रूफ करना है। तो गिवन डाटा में पैरेलल लाइन, साइड के रेशियो के टर्म्स में कुछ प्रूफ करना है। कौन सा कंसेप्ट याद आता है? थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट याद आता है सर, क्योंकि थेल्स थ्योरम में ही हमने सीखा था कि हमारा जो गिवन डाटा होता है उसमें पैरेलल लाइन का जिक्र होता है और उस जिक्र के बाद जब हम अपने थेल्स थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट साइड के रेशियो के टर्म्स में आता है। तो एक चीज तो मुझे यहां पे यह समझ में आ रही है सर कि हो सकता है इस कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़े। कैसे समझ में आया सर? इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि गिवन डाटा में पैरेलल लाइन का जिक्र है और इसके साथ साथ मुझे प्रूफ डेट में साइड के रेशियो के टर्म्स में कुछ प्रूफ करना है। आगे चलते हैं। और क्या है सर? तो मुझे एक और चीज दिख रही है यहां पे, मुझे यह भी दिख रहा है सर कि गिवन डाटा में मुझे एंगल बाइसेक्टर के बारे में भी बता दिया गया है और अगेन प्रूफ डेट में साइड के रेशियो के टर्म्स में है। क्या सोच सकते हो? तो गिवन डाटा में एंगल बाइसेक्टर कौन है बता दिया गया है, प्रूफ डेट में साइड के रेशियो के टर्म्स में कुछ प्रूफ करना है। तुरंत दिमाग में आता है सर कि कहीं यहां पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कंसेप्ट तो नहीं लग रहा, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कंसेप्ट में हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि गिवन डाटा में हमें एंगल बाइसेक्टर कौन है यह बता दिया जाता है और जब इस कंसेप्ट से अपने थ्योरम को प्रूव करते हैं तो फाइनली हम अपने साइड के रेशियो के रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। तो जो गिवन डाटा और जो प्रूफ डेट है सर, उससे मुझे मेनली यह समझ में आ रहा है कि हो सकता है सवाल को सॉल्व करने में इन दोनों कंसेप्ट की जरूरत पड़े। अभी मैं श्योर नहीं हूं, बस इतना इन्फरेंस में निकाल पा रहा हूं। अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि इस पर्टिकुलर सवाल में दोनों की जरूरत पड़ने वाली है या किसी एक की जरूरत पड़ने वाली है। देखते हैं सर, ध्यान देना। अब यहां पे इतना समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। अब देखो ये जो प्रूफ डेट के पार्ट्स है ना, ये आपकी पूरी कहानी आपके सामने खोलेंगे कि एक्चुअली कौन सा थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली पूरी बात खोलने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। तो अपने सबसे पहले प्रूफ डेट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मैं अपने सबसे पहले प्रूफ डेट के पार्ट्स को देखूं सर, तो पीआर बीक्यू का जिक्र हो रहा है। पीआर यहां है, बीक्यू यहां है। इसी तरीके से क्यूआर बीपी का जिक्र हो रहा है। क्यूआर यहां है, बीपी यहां है। इन पार्ट्स को देखकर क्या समझ में आ रहा है? ये दिल नहीं मैंने बनाया है, ये मत कह देना ये समझ में आ रहा है सर। क्या समझ में आ रहा है? तो इन पार्ट्स को देखकर आपको यह समझ में आना चाहिए सर कि क्लियरली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कंसेप्ट लगता हुआ दिख रहा है। अपने पहले प्रूफ डेट वाले पार्ट्स को देखकर क्लियरली यहां पे मुझे अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कंसेप्ट लगता हुआ दिख रहा है सर, क्योंकि जो पार्ट्स आ रहे हैं वो पार्ट्स कभी भी थेल्स थ्योरम से नहीं आ सकते। ये जो पार्ट्स की चर्चा हो रही है ये हमेशा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही आएगा सर। क्लियर हो रहा है यहां पे पिक्चर? अब यहां पे अपने पार्ट्स को देखकर यह भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि किस ट्रायंगल में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। तो सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो किस ट्रायंगल में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान से सुनना, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि आप अपने इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल में भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हो और आप अपने इस रेड वाले ट्रायंगल में भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हो सर। तो मुद्दा यह है कि यह रिजल्ट किस ट्रायंगल में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने से आएगा। तो इसका जवाब अपने पार्ट्स को देखकर मुझे क्लियर हो चुका है सर। मुझे अपनी क्लियर पिक्चर दिख रही है कि मेरे जो पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो ऑरेंज वाले ट्रायंगल में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने से पूरा होगा सर। ऑरेंज वाला ट्रायंगल क्या है? ऑरेंज वाला ट्रायंगल आपका ट्रायंगल पीबीक्यू है सर। यह आपका ट्रायंगल पीबीक्यू है। इतनी कहानी क्लियर है? क्लियर है। अब कहानी क्लियर है तो कहानी अप्लाई कर दो। तो आपको पता है सर कि आपको अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। लगा देते हैं सर। तो यहां पे लगाएंगे तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? BQ डिवाइडेड बाय BP, BQ डिवाइडेड बाय BP बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर मैं लिख दूंगा सर QR डिवाइडेड बाय RP, बराबर यहां पे QR डिवाइडेड बाय RP। तो कैसे न्यूमरेटर डिसाइड किया इसका कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। तो क्या रिजल्ट लिख दूंगा सर?
तो बी क्यू डिवाइडेड बाई बीपी बराबर यहां पे क्यू आर डिवाइडेड बाई आरपी। लेकिन मुझे जो प्रूफ करना है वो सर रेशियो के टर्म्स में नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई के टर्म्स में। कैसे आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने आप आ जाएगा सर। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सर बी क्यू इंटू आरपी बराबर यहां पे बीपी इंटू क्यू आर। यहां तक समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने प्रूफ डैट को थोड़ा मैच करो सर। तो बी क्यू इंटू पी आर आना चाहिए सर, बी क्यू इंटू पी आर। अब ध्यान दो, आप आरपी बोलो पी आर बोलो फर्क नहीं पड़ता है सर, दोनों सेम चीज है। बराबर उस तरफ क्या आना चाहिए सर, क्यू आर इंटू बीपी, तो क्यू आर इंटू बीपी। यानी कि सर पहली चीज यहां पे प्रूव होके आ गई। और क्या समझ में आया, पहली चीज प्रूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ा, तो मुझे अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ा अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में। इतना फंडा समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, इतना पहले नोट डाउन करो। अब अपने सेकंड वाले प्रूफ डैट पे चलते हैं। तो फिर से अब ध्यान देना थोड़ा, सेकंड वाले प्रूफ डैट की बात करेंगे सर। अब देखो सेकंड वाले प्रूफ डैट के पार्ट्स क्या है सर, तो इसके पार्ट से ए बी सी क्यू मार्क करते हैं। ए बी सी क्यू, सी क्यू कहां है भैया, यहां है सी क्यू। उसके बाद बीसी एपी, बीसी कहां है भैया, बीसी बीसी ये रहा बीसी। उसके बाद आपका एपी है, एपी कहां है, ये रहा एपी। अब देखो, अब इन पार्ट्स को देखकर आप मुझे सोचकर बताओ कि दोनों में से क्या लगता हुआ दिख रहा है, तुरंत सोचकर बताओ। तो आपका तुरंत यहां पे जवाब आना चाहिए सर कि इन पार्ट्स को देखकर मुझे पता लग रहा है कि यहां इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की कहानी नहीं है, एक्चुअली में यहां पे थियरम्स थ्योरम की कहानी चल रही है। अपने पार्ट्स को देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि अगर मैं यहां पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊंगा तो कभी भी इस रिलेशन को प्रूव नहीं कर पाऊंगा। इन पार्ट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रिलेशन को प्रूव करने के लिए मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि मुझे अपने थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए ट्रायंगल कौन सा सेलेक्ट करोगे, यह भी आपको अपने पार्ट्स को देखकर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर। आपको बहुत अच्छे से अपने पार्ट्स को देखकर समझ में आना चाहिए सर कि अगर मैं अपना ये सबसे बड़ा वाला पिंक वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। यानी इसी पिंक वाले ट्रायंगल में अपना थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और सारी कंडीशन यहां पे ट्रायंगल सिलेक्शन की यहां पे मुझे फुलफिल होती हुई भी दिख रही है सर। मुझे दिख रहा है कि मेरा जो पैरेलल लाइन का सेट है वो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, सच दैट उन पैरेलल लाइनों के सेट में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का साइड है और दूसरा लाइन मेरे ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो थेल्स थ्योरम के ट्रायंगल के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है सर, वो भी यहां पे मुझे बहुत अच्छे से फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। फटाफट अप्लाई कर दो। अब थेल्स थ्योरम के तो बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, कौन सा रिजल्ट यूज करना है सर, तो यह भी जानकारी मुझे अपने पार्ट्स दे रहा है। अपने पार्ट्स को देखकर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा रिजल्ट यूज करना है। तो यहां पे तुरंत अब मैं लिख दूंगा सर, अगर मैं अपने पिंक वाले ट्रायंगल की बात करूं तो पिंक वाला ट्रायंगल का नाम क्या बोल दे, ट्रायंगल एबीसी बोल देते हैं सर। तो मैं यहां पे तुरंत लिख सकता हूं सर एपी डिवाइडेड बाई एबी, एपी डिवाइडेड बाई एबी बराबर यहां पे सी क्यू डिवाइडेड बाई सीबी, बराबर यहां पे सी क्यू डिवाइडेड बाई सीबी। बड़े आराम से अब मैं अपने थेल्स थ्योरम का ये रिजल्ट लिख सकता हूं सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आगे चलते हैं। क्या आपको साइड के रेशियो के टर्म्स में कुछ प्रूफ करना था? नहीं सर, आपको तो ये वाला रिलेशन प्रूफ करना है। कैसे आएगा? तो मुझे दिख रहा है सर कि ये जो मेरे पास अभी रिजल्ट आया, अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सर एपी इंटू सी बी बराबर इस तरफ ए बी इंटू सी क्यू। इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैच करो आया कि नहीं, तो ए बी इंटू सी क्यू चाहिए, ए बी इंटू सी क्यू आ रहा है सर। उसके बाद बी सी इंटू एपी चाहिए, तो देखो एपी है, सीबी को क्या आप बीसी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब सीबी बोलो बीसी बोलो एक ही बात है सर। ये लो, जो दूसरी चीज प्रूव करनी थी वो भी बड़े आसानी से यहां पे प्रूव हो गई। तो देखो स्मूथली कहानी बहुत चली है, लेकिन यही सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि चूजों को कैसे अप्लाई करना है वो उनको आता नहीं है यहां पे। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको यहां पे हर चीज बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। इतना फंडा सभी को क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब यही जो चीजें सीख ली हैं सर, इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है देख लेते, तो ध्यान से सुनते जाओ। अब अपने प्रेजेंटेशन पे यहां पे आ जाते हैं सर, तो बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनते जाना। तो आपको जो अपना फिगर बनाना है उसमें क्या क्या शो करना है सर, तो इस तरीके से आप अपना बेसिक फिगर बनाओगे। उस बेसिक फिगर में अपने गिवन डाटा को शो करो सर।
तो आपको पता है कि गिवन डाटा में मेनली पैरेलल लाइन के सेट पे बात हुई है, तो आपने अपने पैरेलल लाइन के सेट को शो कर दिया फिगर में। और गिवन डाटा में आपको यह भी बताया गया है सर कि BD एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो क्या करेगा, एंगल बाइसेक्टर है तो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसको भी यहां पे मैंने इस तरीके से हाईलाइट करके शो कर दिया कि ये एंगल इसके बराबर है। तो सबसे पहले अपना फिगर बना लिया सर, फिगर के नीचे आता है गिवन। तो गिवन डाटा में हमने देख लिया सर मेनली दो इंफॉर्मेशन पे बात हो रही है, उन दोनों इंफॉर्मेशन को फटाफट बता दो। तो यहां पे लिख देंगे सर गिवन में इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल AC एंड दूसरी चीज क्या है, एंड BD is the angle bisector of and BD is the angle bisector of angle B and BD is the angle bisector of angle B। तो मेनली यही दोनों गिवन इंफॉर्मेशन थी सर जिसको यहां पे हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद आता है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, क्या साबित करना है सर, तो आपको ये दोनों चीजें साबित करनी है। तो 1 और 2 करके इसको लिखो यहां पे। तो नंबर 1 में सर साबित करना है PR इंटू BQ बराबर यहां पे QR इंटू BP, और नंबर 2 में साबित करना है AB इंटू CQ बराबर यहां पे BC इंटू AP। क्लियर है। इसके बाद क्या आता है सर, कंस्ट्रक्शन। तो आप खुद सोच के बताइए कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या अलग से मुझे कुछ भी बनाना पड़ा, तो तुरंत कहोगे सर अलग से कुछ भी नहीं बनाना पड़ा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन क्या है सर, नील है। इसके बाद थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड। तो इसको कैसे फिल करना ऑलरेडी सिखा चुका हूं सर, कि पहले अपना पूरा का पूरा प्रूफ कंप्लीट कर लो। अब प्रूफ को देखो क्या क्या थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है, उसको यहां पे 1 2 3 करके मेंशन कर लो। बस यही करना है सर, इतना पहले नोट डाउन करो। अब यहां पे अपने प्रूफ पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं सर। तो प्रूफ क्या क्या लिखेंगे प्रूफ में, तो सबसे पहले मुझे अपने पहले वाले पोर्शन को प्रूफ करना, और मुझे पता है सर कि पहले वाले पोर्शन को प्रूफ करने के लिए मुझे अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना पड़ेगा इस वाले ट्रायंगल के अंदर। तो मेंशन करो। तो यहां पे लिखेंगे सर इन ट्रायंगल क्या ट्रायंगल का नाम दे दे, ट्रायंगल PBQ दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल PBQ सिंस क्या हो रहा है सर, क्या कहानी है, सिंस BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, सिंस BD is the angle bisector of angle B, therefore। अब फिर से since और therefore की कहानी आपको समझ में आ रही है, आनी चाहिए। since का मतलब चूंकि ऐसा है इसी वजह से ऐसा है, तो therefore का मतलब इसी वजह से, इसका क्या मतलब है, चूंकि। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। तो चूंकि यहां पे BD मेरे एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है, इसी वजह से मैं कह सकता हूं एक रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट, तो मैं अपना रिजल्ट कह सकता हूं सर BQ डिवाइडेड बाय BP, BQ डिवाइडेड बाय BP बराबर यहां पे कितना हो जाएगा सर, तो QR डिवाइडेड बाय RP बराबर QR डिवाइडेड बाय आपका RP हो जाएगा। क्लियर है। और ये जो रिजल्ट है इसको यहां पे घेर देंगे सर, और यहां पे ब्रैकेट में क्या मेंशन करेंगे, तो यहां पे ब्रैकेट में मेंशन करेंगे सर बाय सिंपली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अलग से इंटरनल एक्सटर्नल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या सिखाया था मैंने आपको, लिख दो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये लिख दिया सर। और ये आपका क्या हो गया, फिलहाल अभी देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसी में आपको रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है। अब इसी में रीअरेंजमेंट करो सर। तो इसी में फर्दर रीअरेंजमेंट करेंगे तो मैं लिख सकता हूं BQ इंटू RP। क्या कर देंगे सर, रीअरेंजमेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो BQ इंटू RP बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, बराबर यहां पे BP इंटू QR हो जाएगा सर। अब इससे थोड़ा मैच करते हैं। तो मुझे RP नहीं PR चाहिए, तो एक और इसके नीचे स्टेप लिखेंगे, यहां पे इसको PR बना देंगे इंटू। तो PR इंटू BQ चाहिए था, BQ तो आ ही रहा है, बराबर इस तरफ BP इंटू QR चाहिए था, तो BP इंटू QR चाहिए था, ये भी आ रहा है सर। अब ये जो निकल के आया है इसको अंडरलाइन करके लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये पहली चीज प्रूव हो गई सर। अब इसके बाद अपने सेकंड पार्ट पे आएंगे, तो फिर से ध्यान दो। अब अपने सेकंड पार्ट की यहां पे बात करेंगे, तो लिखेंगे ऑल्सो इन ट्रायंगल। अब आपको पता है सर कि दूसरे वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ा था, और कौन से ट्रायंगल में, तो ये सबसे बड़े ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ा था सर। ट्रायंगल का नाम क्या रखें, तो मान लो ABC रख देते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC सिंस क्या है सर, तो पैरेलल लाइन का सेट है। सिंस चूंकि ये इसके पैरेलल है, चूंकि ये इसके पैरेलल है, कौन किसके पैरेलल है, तो सिंस
पी क्यू पैरेलल यहां पे AC, सिंस पी क्यू पैरेलल AC। अब देखो ये जो डाटा आपने लिखा है आसमान से नहीं गिरा है, ये डाटा गिवन डाटा है, तो ब्रैकेट में यहां पे गिवन लिखोगे। और इसी तरीके से यहां पे जो आपने ये डाटा लिखा है कि BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ये भी गिवन डाटा है, तो यहां पे भी ब्रैकेट में आप गिवन लिखोगे। इतना क्लियर है? आगे चलते। तो अपने ट्रायंगल ABC में मुझे दिख रहा है सर कि चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसी वजह से अब मैं कह सकता हूं, देयरफॉर क्या कह सकता हूं सर, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि AP डिवाइडेड बाई AB, AP डिवाइडेड बाई AB बराबर यहां पे कितना हो जाएगा सर, तो CQ डिवाइडेड बाई CB बराबर CQ डिवाइडेड बाई CB। कहां से आपने लिख दिया सर, थेल्स थ्योरम से लिख दिया, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाई थेल्स थ्योरम। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है सर इसी को मुझे रीअरेंज करने की जरूरत है, तो इसके नीचे अब रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे हो जाएगा सर AP इंटू CB बराबर AB इंटू CQ। अब जो प्रूफ करना है उससे मैच करेंगे, फिलहाल इतना नोट डाउन करो। अब जो प्रूफ करना है सर उससे यहां पे मैच कर लेते हैं। तो यहां पे मैच करेंगे तो मेरे प्रूफ डेट में सर यहां पे क्या आ रहा है, AP इंटू BC आ रहा है, तो CB को BC बना देंगे। तो यहां पे लिख लेंगे सर AP इंटू BC बराबर इस तरफ कितना होना चाहिए, AB इंटू CQ, AB इंटू CQ। अगेन इसको अंडरलाइन करने के बाद हेंस प्रूव्ड, कहानी खत्म। इतना लिख दोगे पूरे नंबर, कोई भी नंबर नहीं काट सकता। तो ये अगेन एक बहुत शानदार सवाल, बहुत अच्छा सवाल। चलते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और अगेन एक बहुत शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत क्रूशियल सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही सर, इसके साथ साथ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपने बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं सर। तो अगर यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो 3 मार्क्स में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं सर। तो सवाल यहां पे कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC इफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC। अब देखो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि सवाल को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह सवाल बिना फिगर के पूछ दिया जाए। तो अगर यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछ दिया जाता है तो सबसे पहले तो हम यह सीखेंगे सर कि फिगर को ड्रॉ कैसे करना है। तो आपका पूरा फोकस यहां बोर्ड पे होना चाहिए। तो सवाल को पूरा पढ़ लिया है सर, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो सबसे पहले तो सवाल के लैंग्वेज में मुझे दिख रहा है सर कि कोई ट्रायंगल ABC पे चर्चा चल रही है। और सवाल के लैंग्वेज को पढ़ने के बाद मुझे यह भी क्लियर हो रहा है सर कि मुझे अपने ट्रायंगल ABC को कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल साबित नहीं करना है सर। सवाल के लैंग्वेज को पढ़ के मुझे यह भी क्लियर हो रहा है सर कि मुझे अपने ट्रायंगल ABC को कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल साबित नहीं करना है। अब चूंकि मुझे अपने ट्रायंगल ABC को कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल साबित नहीं करना है, इसी वजह से मेरी मर्जी है, मेरी चॉइस है कि मैं अपना ट्रायंगल कैसे कंसीडर करना चाहता हूं। तो आप चाहो तो अपना ट्रायंगल ऐसा ले लो, आप चाहो तो अपना ट्रायंगल ऐसा ले लो, आप चाहो तो अपना ट्रायंगल ऐसा ले लो। तो जैसे आप ट्रायंगल को कंसीडर करना चाहते हो सर, आप वैसे ट्रायंगल को ले लो, प्योरली आपकी चॉइस है। तो मान लो रैंडमली मैंने अपने ट्रायंगल को इस तरीके से कंसीडर कर लिया। अब ट्रायंगल का नामकरण भी किया गया है। क्या नामकरण किया गया है सर? तो ट्रायंगल का नाम रखा गया है ट्रायंगल ABC। अब अगेन आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है कि आप किस वर्टेक्स को A कहना चाहते हो, किसको B कहना चाहते हो, किसको C कहना चाहते हो। तो मान लो मैंने रैंडमली इस वर्टेक्स को A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल के सोल्यूशन पे। अब ये तो इतनी सी बात हुई सर। अब आगे आपको फर्दर बताया गया है सर कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। अब ध्यान से सुनना, इस लाइन के अंदर एक एंगल A पे चर्चा चल रही है और यहां पे मुझे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इंटरनल एंगल A पे चर्चा चल रही है सर या फिर एक्सटीरियर एंगल A पे चर्चा चल रही है। तो हमने कंसेप्ट सीखा है सर कि कहीं पे भी सिंपली एंगल के बारे में बोल दिया जाए तो हमें बाय डिफॉल्ट यही समझना है कि वहां पे इंटीरियर एंगल की बात चल रही है। यानी कि कुल मिला के अब मुझे क्लियर है सर कि मेरे इंटीरियर एंगल A पे बात चल रही है।
तो आपने अपने ट्रायंगल एबीसी का जो इंटीरियर एंगल ए है सर, इसको हाईलाइट कर लिया फिगर में। अब आगे चलते हैं। अब इसी लाइन में मुझे यह भी कहा जा रहा है सर कि मेरे इस इंटीरियर एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर एडी है। यहां पे मुझे यह भी बताया गया है सर कि मैंने अपने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो अपने इस एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है सर, और एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या है? तो नाम एडी है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, एंगल बाइसेक्टर के नाम में एक ए आ रहा है, दूसरा डी आ रहा है, तो डी कहां होगा? डी यहां कहीं होगा सर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे सर सवाल में जितनी लैंग्वेज दी थी उससे हम अपने फिगर तक पहुंच गए हैं। तो हो सकता है आपने दूसरे तरीके से ट्रायंगल को कंसीडर किया होगा। तो अगर आप दूसरे तरीके से ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो आपको फिगर थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन निश्चिंत हो जाओ, फिगर थोड़ा सा अलग भी लगेगा, फर्क नहीं पड़ता है। जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं उस कंसेप्ट को आप अपने फिगर में भी लगाओगे तो रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना क्लियर है? तो यहां पे उसी तरीके से एक फिगर बना हुआ है सर। तो अब इस फिगर पे सोचते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना। तो अब सबसे पहला मुद्दा यह है सर कि गिवन डाटा क्या है, आपको गिवन में क्या क्या इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो सबसे पहले मुझे अपने गिवन डाटा में मेनली जो इंफॉर्मेशन दिख रही है सर वो ये दिख रही है कि आपको एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर कौन होगा यह बता दिया गया है। गिवन डाटा की मेन इंफॉर्मेशन में मुझे दिख रहा है सर कि एंगल बाइसेक्टर कौन है यह मुझे बता दिया गया है। अब अगर मैं आपको कहूं सर कि इस छोटी सी बात पे सोचने की कोशिश करो कि गिवन डाटा में आपको एंगल बाइसेक्टर कौन है यह बता दिया गया है, तो क्या सोचोगे? तो तुरंत कहोगे सर इससे मिलता जुलता हम अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही कंसेप्ट सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है सर कि उसी कंसेप्ट के अंदर गिवन डाटा में हमें एंगल बाइसेक्टर कौन है यह बता दिया जाता है, और उसकी मदद से हम जो फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं उस फाइनल रिजल्ट में साइड के रेशियो के टर्म्स में बात चलती है। और यहां पे जो मुझे प्रूफ करना है सर, उस प्रूफ डैट के राइट साइड में मुझे अगेन यहां पे साइड के रेशियो के टर्म्स में बात चलती हुई दिख रही है। तो चीजें यहां पे बिल्कुल सेट फॉर्म में मुझे ऑब्जर्व हो रही है। मुझे यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि गिवन डाटा में यहां पे हमें एंगल बाइसेक्टर कौन है यह बता दिया गया है, और प्रूफ डैट में कहानी साइड के रेशियो के टर्म में चल रही है। यानी कि मैं कंफर्म हूं कि मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जरूर लगाना पड़ेगा। इतना आप भी समझ पा रहे हो? समझने चाहिए। अब ध्यान देना यहां पे। अब इतना आपने समझ लिया सर, तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत है। तो जब आप इस थ्योरम को अप्लाई करोगे तो आपके पास साइड के रेशियो के टर्म्स में एक रिजल्ट निकल कर आएगा सर। तो अप्लाई करो थ्योरम को और रिजल्ट को लिखो। तो यहां पे मेरा कौन सा एंगल डिवाइड हो रहा है सर? एंगल ए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं अपने इस बड़े वाले ट्रायंगल में अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मैं अपना रिजल्ट लिख सकता हूं सर ए बी डिवाइडेड बाई ए सी बराबर यहां पे बी डी डिवाइडेड बाई डी सी। ये रिजल्ट मैं बहुत अच्छे से यहां पे लिख सकता हूं। अब ये जो हमें कंसेप्ट यहां पे स्पॉट हुआ, पता चला सर, उसके हिसाब से हमने काम करके अपना रिजल्ट निकाल के रख लिया है। लेकिन एक्चुअली में क्या ये मुझे प्रूफ करना है? तो ये चीज तो मुझे प्रूफ करनी है सर, मुझे तो एक्चुअली में ये प्रूफ करना है। अब देखो यहां पे क्या बात हो रही है, ध्यान से सुनना। तो यहां पे जो बात चल रही है सर उसमें मुझे कहा जा रहा है कि आपको ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी के एरिया की रेशियो की जरूरत है। तो सबसे पहले तो अपने फिगर में ट्रायंगल एबीडी और एसीडी कौन है पता करते हैं सर। तो मैंने जो अपना फिगर बनाया उस फिगर में मुझे दिख रहा है सर कि ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल मेरा ट्रायंगल एबीडी है, और इसी तरीके से ये पिंक वाला ट्रायंगल मेरा ट्रायंगल एसीडी है। तो मेरे दोनों ट्रायंगल जिसके एरिया की मुझे रिक्वायरमेंट है सर, वो दोनों ट्रायंगल कौन है उसको मैंने अपने फिगर में यहां पे हाईलाइट कर लिया। अब आगे बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना सर। तो जिस ट्रायंगल के एरिया के रेशियो की जरूरत है सर वो तो यहां पे हमने हाईलाइट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए सर? तो मुझे अपने दोनों ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अब ट्रायंगल का एरिया हम कई तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कई बार यह चीज बताई है सर कि कभी भी ट्रायंगल के एरिया पे बात करनी हो ना तो सबसे पहले अपने सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए सोचने की कोशिश करना। यह मैंने आपको कई बार सिखाया है, कई बार समझाया है और कई बार सवालों में दिखाया भी है।
तो सर की इस बात को ध्यान में रखते हुए अब मुझे पता है सर कि जब मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया की बात करूंगा तो मेनली मैं अपना फोकस अपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले पे रखूंगा। और इस फॉर्मूले की खासियत भी मुझे पता है सर, खासियत ये कहती है कि आप अपने ट्रायंगल के किसी भी साइड को बेस की तरह ट्रीट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जिस साइड को आपको बेस मानोगे सर, हमेशा उसके ऊपर गिरने वाला परपेंडिकुलर ही आपको कंसीडर करना है, हमेशा उसके ऊपर गिरने वाला परपेंडिकुलर ही आपको लेना है सर। तो मैंने आपको बहुत अच्छे सिखाया है कि आप अपने ट्रायंगल के किसी भी साइड को बेस मान सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जिस साइड को बेस मानोगे हमेशा उस साइड के ऊपर गिरने वाला परपेंडिकुलर आपको लेना है, कोई दूसरा परपेंडिकुलर हाइट के लिए नहीं लेना है। इतना भी हमें बहुत अच्छे से पता है सर। अब देखो, अगर मैं अपने दोनों ट्रायंगल में इस फॉर्मूले के हिसाब से सोचने की कोशिश करूं तो सबसे पहले तो यह सोचूंगा सर कि किसको बेस मान के आगे बढ़े। हम अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल के लिए इसको बेस माने, इसको बेस माने या फिर इसको बेस माने। इसी तरीके से हम अपने पिंक वाले ट्रायंगल के लिए इसको बेस माने, इसको बेस माने या फिर इसको बेस माने। तो मुद्दा यह है सर, किसको बेस मानने से फायदा मिलेगा। अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने जो अपना रिजल्ट निकाला है सर, उस रिजल्ट को देखा। तो जब मैं देख रहा हूं सर तो मुझे दिख रहा है कि मुझे जो अपने एरिया का रेशियो प्रूव करना है वो AB बाई AC प्रूव करना है। और मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है सर, उस रिजल्ट में भी AB बाई AC है। और ये जो AB बाई AC है सर, ये BD बाई DC के बराबर है। तो इससे एक हिंट मिलता है सर कि अगर मैं अपने दोनों ट्रायंगल के लिए BD और DC को बेस मान के आगे बढ़ूंगा तो बहुत हाई चांसेस है कि जो मैं प्रूव करना चाह रहा हूं वो आसानी से प्रूव हो जाए। और ये वाली चीज आपको आगे ऑब्जर्व भी होगी कि क्यों इनको बेस मानने से आपका काम ज्यादा आसानी से हो गया। तो कैसे कोरिलेट किया सर, तो मेरे पास बेस मानने की बहुत सारी चॉइसेस थी, लेकिन यहां पे मुझे यह भी ध्यान रखना है कि किसको बेस मानेंगे तो आसानी से काम हो जाए। तो मैंने जो अपना रिजल्ट निकाला एक बार उसकी तरफ देखा तो मैंने पाया सर कि दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो को जो मुझे प्रूव करना है उसमें AB बाई AC आ रहा है और AB बाई AC यहां पे भी आ रहा है, जो कि इनडायरेक्टली BD बाई DC के बराबर है। BD DC कहां है सर, तो मेरे ऑरेंज वाले ट्रायंगल का साइड BD है और मेरे रेड वाले और पिंक वाले ट्रायंगल का साइड DC है। तो इससे एक हिंट मिलता है सर कि अगर मैं अपने दोनों ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूला में इनको बेस मान के आगे बढ़ूंगा तो बहुत हाई चांसेस है कि सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको यह ऑब्जर्व भी होगा कि क्यों इनको बेस मानने के कारण आपका सवाल आसान बन गया है। तो बस ध्यान से सुनते जाओ कहानी को। अब देखो, तो यह क्लियर हो गया है सर, इसको बेस मानना है। अब ध्यान देना, तो मुझे यह भी पता है सर, एक बार यह डिसाइड हो जाता है कि ट्रायंगल में किसको बेस मानना है तो हम हमेशा उस बेस के अपोजिट वर्टेक्स से उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराते हैं सर। और मुझे यह भी पता है सर, जिसको बेस मानते हैं हमेशा उसके ऊपर गिरने वाला परपेंडिकुलर लेते हैं। तो अगर मैं यहां से पूछूं सर कि आप मेरे इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल के लिए बताओ परपेंडिकुलर कैसा बनेगा सर, तो आपको पता है कि इसी के ऊपर गिरने वाला परपेंडिकुलर बनना चाहिए और वो परपेंडिकुलर वर्टेक्स ए से बनना चाहिए। लो बना दिया सर, क्लियर है। तो वर्टेक्स ए से मैंने इसके ऊपर गिरने वाला एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब ध्यान देना, क्योंकि मुझे पता है सर कि मेरे ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले में हाइट की बात होनी है, तो मैंने अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल के लिए हाइट ढूंढ लिया। इतना क्लियर है, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं सर कि अब आप मुझे अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल का एरिया लिखकर दिखाओ, यानी कि ट्रायंगल ABD का एरिया लिखकर दिखाओ, तो क्या बता दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। आप तुरंत बता दोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपने अपना बेस BD माना है इंटू हाइट, तो आपने जो अपना हाइट एज्यूम किया है सर, तो आपने इसको AL माना है, तो हाफ इंटू BD इंटू मान लो AL मान लिया। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं सर। अब बारी आती है पिंक वाले ट्रायंगल की, और पिंक वाला ट्रायंगल यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे सर, अब अगर मैं आपको कहूं सर कि अपने पिंक वाले ट्रायंगल में ये मेरा बेस है, अब इस बेस के हिसाब से आप मुझे बताओ कि हाइट किस तरीके से बनेगा। तो यहां पे कुछ मैंने आपको पढ़ाया तो उसको रिकॉल करो सर। ये जो ट्रायंगल इस फिगर के सिचुएशन के हिसाब से मुझे दिख रहा है सर, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो मुझे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जैसा कुछ दिख रहा है सर।
और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था सर कि बस एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पे आपका हाइट ट्रायंगल के अंदर बनता है। अगर आप बाकी दो साइड्स को बेस मानोगे तो हमेशा आपका हाइट ट्रायंगल के बाहर बनेगा और साइड को एक्सटेंड करने के बाद बनेगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया था सर। तो मैंने बेस किसको माना है? मैंने इसको बेस माना है। तो अगर इसको बेस मानते हुए मैं आपसे पूछूं सर कि हाइट थोड़ा बना के दिखाइए, तो क्या बोलोगे? आप तुरंत कहोगे सर कि इसको बेस मानते हुए समझ में आ रहा है सर कि हाइट अंदर नहीं बनेगा, हाइट कहीं बाहर की तरफ बनेगा। और कैसे बनेगा? तो इसको एक्सटेंड करने के बाद ही मेरा हाइट बन पाएगा। तो अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब थोड़ा ध्यान देना, अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए वापिस ऊपर आ जाओ। तो जब आप यहां पे वापिस ऊपर आओगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे सर कि मेरे पिंक वाले ट्रायंगल के लिए तो ऑलरेडी मैंने हाइट बना दिया है। आप ऑब्जर्व करोगे सर कि मैंने अपने पिंक वाले ट्रायंगल के लिए तो यहां पे ऑलरेडी हाइट बना के रखा है, क्योंकि हाइट कैसा बनेगा ये मुझे दिख रहा है, और ऑलरेडी तो हाइट बना हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि अपने इसी सीडी को अगर मैं इस तरफ एक्सटेंड कर देता और परपेंडिकुलर गिराता तो वो परपेंडिकुलर एग्जैक्टली एएल के जैसा दिखता। तो आपको यहां पे इनडायरेक्टली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि जो ऑरेंज वाले ट्रायंगल के लिए हाइट का काम कर रहा है वही पिंक वाले ट्रायंगल के लिए भी हाइट का काम कर रहा है। सभी को ऑब्जर्व हो रहा है? क्या होना चाहिए? और यही फायदा था यहां पे इनको बेस मानने का, क्योंकि अगर आप इसके अलावा किसी और दूसरी चीज को बेस मानते तो आपके पास बहुत प्रॉब्लम होती। क्यों प्रॉब्लम होती समझेंगे सर। तो सबसे पहले अपने इस दूसरे वाले ट्रायंगल का भी एरिया लिख लेते हैं, अपने पिंक वाले ट्रायंगल का भी एरिया लिख लेते हैं सर। तो पिंक वाला ट्रायंगल क्या है? मेरा ट्रायंगल एसीडी है सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल एसीडी का एरिया बताओ, क्या बता दोगे सर? तो हाफ इंटू बेस, बेस किसको माना? डीसी को, इंटू हाइट, हाइट इसके लिए भी क्या है सर? एएल है। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग हुआ, जब आप दोनों का रेशियो लोगे सर, जब आप दोनों का रेशियो लोगे तो यहां से हाफ और हाफ तो गायब हो जाएंगे, कट गए सर, और यहां से एएल और एएल भी गायब हो गया। तो फिलहाल मेरे फॉर्मूले में 1 2 3 1 2 3 6 चीजें थी, लेकिन आपने जो बेस माना उस बेस के मानने से फायदा यह हुआ सर कि जब आपने दोनों ट्रायंगल का एरिया लिखा तो अब आपके पास सोचने के लिए कम चीजें ही बची हैं, और कम चीजों पे सोचना ज्यादा आसान होता है सर। तो ये यहां पे फायदा ऑब्टेन हो रहा है, क्योंकि जब मैंने दोनों ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखा तो दोनों के लिए हाइट एक ही हो गया, तो वो हाइट अल्टीमेटली कैंसिल हो गया, यानी कि एक जो एक्स्ट्रा टर्म था सर वो कम हो गया है। अब सोचना ज्यादा आसान हो गया। अगर आप इसके अलावा किसी दूसरे को बेस मानते तो आपको बहुत दिक्कत जाती। आपको क्लियरली दिख रहा है सर, मान लो आप ऑरेंज वाले ट्रायंगल के लिए एबी को बेस मानते और अपने पिंक वाले ट्रायंगल के लिए मान लो एसी को बेस मानते, तो क्या हो जाता? तो उस कंडीशन में इस तरीके से आपको हाइट बनाना पड़ता, और इस कंडीशन में आपको कुछ इस तरीके से हाइट बनाना पड़ता। तो क्या हाइट के टर्म्स में कोई भी रिलेशन आती हुई आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है सर, आप अटक जाते अपने फॉर्मूले में। तो किसको बेस मानना है और किसको हाइट मानना है सर, उसका पूरा खेल इस सवाल में था। इतना क्लियर है? अब देखो आगे, अब सवाल में कुछ खास बचा नहीं है, मेनली सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहां पे ये जो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ रहा है, ये क्या आ रहा है सर? ये निकल के आ रहा है बीडी डिवाइडेड बाई डीसी। अब यहां पे चीजों को देखो क्या दिख रहा है सर, ऑलरेडी बीडी बाई डीसी किसके बराबर है निकाल के रख चुके हैं। किसके बराबर है सर? तो यही बीडी बाई डीसी ए बी बाई एसी के बराबर है। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं इसके बदले यहां पे ए बी बाई ए सी नहीं लिख सकता? क्या बिल्कुल लिख सकता हूं, और यही चीज तो मुझे यहां पे प्रूव करनी थी। नहीं प्रूव होगा क्या? बिल्कुल प्रूव हो गया। तो एक बहुत प्यारा सवाल, एक बहुत अच्छा सवाल। तो सबसे पहले अपना प्रेजेंटेशन देख लेते हैं सर, उसके बाद कंपटीशन पे चले जाएंगे कि कंपटीशन में यही सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन पे बात कर लेते हैं। तो सर प्रेजेंटेशन में हमें पता है कि सबसे पहले अपने डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब इतना रंग बिरंगा आपको नहीं बनाना है सर, आपको अपना बेसिक डायग्राम बनाना है। आपने अपना बेसिक डायग्राम बना दिया। उस बेसिक डायग्राम में आपको शो करना है कि एडी एंगल बाइसेक्टर है। कैसे शो किया? तो ये जो दो एंगल के पार्ट्स आ रहे हैं इनको मैंने इक्वल दिखा के शो कर दिया। अब आपको यह भी पता है सर कि आपको हाइट बनाने की जरूरत है, यानी कंस्ट्रक्शन में हाइट आएगा, तो वो भी आपने अपने डायग्राम में यहां पे बना के रखा है एल। इतना क्लियर है? तो ये जो मेरा बेसिक डायग्राम था सर उसको मैंने बना दिया। अब डायग्राम के नीचे आता है गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे सर?
तो मुझे यहां पे बहुत अच्छे से पता है कि मेनली जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसी को लिख लेते हैं। तो मेनली क्या गिवन था? मेनली यही गिवन था कि आपके ट्रायंगल एबीसी में एडी एंगल बाइसेक्टर का काम करा, यही मेनली गिवन था। लिख लेते हैं सर। तो इन ट्रायंगल एबीसी आपका एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो मेनली यही गिवन इंफॉर्मेशन थी जिसको यहां पे हमने मेंशन कर दिया। अब गिवन के नीचे आता है सर टू प्रूव। जो प्रूव करना उसको यहां पे मेंशन कर दो। तो मुझे प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी बराबर यहां पे AB डिवाइडेड बाय AC। अब ध्यान देना, मैंने आपको क्लास 9th में ज्योमेट्री में सिखाया था, अभी भी बता रहा हूं, इस बात को दिमाग में डाल लेना कि पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी लिखने की जरूरत नहीं है। यह मैथमेटिकल नोटेशन होता है किसी ट्रायंगल के एरिया के बारे में बताने के लिए। क्या आपको सिंपली क्या करना है? किसी ट्रायंगल के एरिया की अगर बात करनी है, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी की बात करनी है, तो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा। मैं सिंपली एरिया का AR लिखूंगा, ब्रैकेट दूंगा, ब्रैकेट के अंदर जिस ट्रायंगल का एरिया निकालना है उसके बारे में बता दूंगा। तो ट्रायंगल एबीडी, यानी कभी भी एक ट्रायंगल के एरिया की बात करनी होती है तो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। यह नोटेशन यूज कर लेना, इसको नोट डाउन करो। आगे चलते हैं सर। तो यह पर्टिकुलर चीज मुझे प्रूव करनी है। इसके बाद क्या आएगा सर? इसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा है सर। यहां पे अपने सवाल को प्रूव करने के लिए मुझे अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है? तो मैंने AL को BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इस बात को यहां पे मेंशन करो। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में सर? कि ड्रॉ AL परपेंडिकुलर BC इंटरसेक्टिंग BC एट L। इंटरसेक्टिंग BC एट L। आपने बताया कि परपेंडिकुलर तो और नीचे तक बना सकते थे, कहां तक बनाया है? तो BC तक ही बनाया। तो मेंशन करो ड्रॉ AL परपेंडिकुलर BC इंटरसेक्टिंग BC एट L। इंटरसेक्टिंग BC एट L। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आता है सर थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड, जिसके लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि 2-3 लाइनें खाली छोड़ दिया करो। इसके बाद फाइनली हम प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ में जितने थ्योरम आपको इस्तेमाल होते हुए दिखे, जितने फॉर्मूले इस्तेमाल होते हुए दिखे, उसको लाइन से यहां 1 2 3 करके डाल दो, उनके स्टेटमेंट के साथ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली अपने प्रूफ पे डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान से सुनो सर। तो प्रूफ पे आ जाते हैं। तो यहां पे प्रूफ पे आएंगे सर, तो सबसे पहले अपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बात कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे सर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी सिंस, चूंकि AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सिंस चूंकि AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसी वजह से देयरफॉर यहां पे मैं अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो कि कहता है AB डिवाइडेड बाई AC बराबर यहां पे BD डिवाइडेड बाई DC। तो किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, इसका फंडा मैं क्लियर कर चुका हूं। इतना क्लियर है सभी को? इसको यहां पे घेर देंगे सर, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई, सिंपली क्या लिखेंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इतना क्लियर है सभी को? और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब आगे चलते हैं सर। अब अपने दोनों ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सर? ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर क्या हो जाएगा? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू, सही तरीका क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट लिखना। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। अब यहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। तो हाफ इंटू, आपने अपना बेस क्या माना सर? तो आपने BD को अपना बेस माना, इंटू हाइट किसको माना सर? तो AL को आपने हाइट के तौर पे ड्रॉ किया है, तो इंटू AL हो गया सर। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकल कर आ गया सर। और इसको अगेन घेरने के बाद क्या लिख दोगे? यहां पे इक्वेशन नंबर 2 लिख दोगे। इसी तरीके से आगे आप लिखोगे, यहां पे ध्यान देना, इसी तरीके से आगे आप लिखोगे सर ऑल्सो, क्या लिखोगे? ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब किस ट्रायंगल की बात करनी है सर? तो ACD की बात करनी है। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बराबर हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट
वैल्यूज पुट करो, तो हाफ इंटू, अब इस ट्रायंगल के लिए बेस कौन है सर, CD है या फिर आप कह लो DC है, इंटू हाइट इसके लिए भी AL ही है सर, हाइट इसके लिए भी AL ही है सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कितना निकल के आया है, ये हमने यहां पे लिख लिया। इसको भी घेर लेंगे सर और यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। क्लियर है, इतना पहले नोट डाउन करो। अब यहां पे इसके बाद हम लिखेंगे सर, ध्यान से सुनना, अब इसके बाद हम लिखेंगे सर टेकिंग रेशियोज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। यहां पे लिखेंगे सर टेकिंग रेशियोज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो जब रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बराबर क्या हो जाएगा सर, तो ABD का एरिया निकाल लिया था, ये है हाफ इंटू यहां पे BD इंटू आपका AL डिवाइडेड बाय नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू कितना आया है सर DC इंटू यहां पे क्या है आपका हाइट कितना है सर आपका अगेन AL है, लिख लिया। अब यहां पे प्रॉपर सॉल्विंग स्टार्ट करो, तो यहां पे जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सर तो क्लियरली दिख रहा है AL से कैंसिल, हाफ हाफ से कैंसिल, तो ये अल्टीमेटली क्या निकल के आ रहा है, तो ये अल्टीमेटली BD डिवाइडेड बाई DC निकल के आ रहा है सर। अब इतना यहां पे रब करते हैं तो ध्यान देना, अब ये मेरे पास यहां पे निकल के आया। नाउ अब आप क्या लिखोगे, नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, नाउ ये इक्वेशन नंबर आपका 1 था, अब आप इसके बाद देखो क्या लिखोगे, नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बराबर यहां पे हो जाएगा BD बाई DC के बदले अब आप लिख सकते हो सर AB बाई AC बराबर AB डिवाइडेड बाई AC, ब्रैकेट में रीजन लिख दोगे सिंस BD बाई DC इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC, तो ये ब्रैकेट में आपने रीजन मेंशन कर लिया। और यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC, लास्ट में हेंस प्रूव्ड, कहानी खत्म, इतना लिख दोगे पूरे नंबर। तो ये हमारा बोर्ड का अप्रोच पूरा होता है। अब देखो यही सवाल आपको कंपटीशन में अगर पूछेगा, देखो किस तरीके से ट्विस्ट और टर्न करके पूछेगा, तो बड़े ध्यान से देखना कंपटीशन में सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा। तो कंपटीशन में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो सवाल को इस तरीके से पूछा जाएगा कि उन ऑप्शंस का इस्तेमाल हो। तो देखो कैसे सवाल आपको ट्विस्ट करेगा, आपको सवाल इतना कुछ नहीं लिखेगा, आपको सिंपली क्या करेगा, आपको ये स्टेटमेंट यहां पे लिखेगा इन ट्रायंगल ABC इफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A देन, ठीक है, एंगल A एंड, अब देखो इसके बाद आपको क्या कहेगा, इसके बाद आपको कहेगा एंड AB बराबर मान लो कुछ 10 सेंटीमीटर, उसके बाद एंड AC बराबर मान लो कुछ 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, और आपको रेशियो में क्या देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये आपको जब कंपटीशन में सवाल पूछेगा तो ऐसे पूछ देगा कि सिंपली यहां से यहां तक की स्टेटमेंट लिखेगा इन ट्रायंगल ABC, फिगर विगर बनाकर नहीं देगा कंपटीशन में, सिंपली इफ इन ट्रायंगल ABC इफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, कॉमा AB 10 सेंटीमीटर, कॉमा AC 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशियो, रेशियो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे आपको दिख रहा है कि एंगल बाइसेक्टर पे बात हो रही है गिवन डाटा में, तो आपको समझ में आ गया कि आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना पड़ेगा। आप लगाओगे तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है सर वो साइड के रेशियो के टर्म में निकल कर आएगा, और यहां पे ये जो साइड के रेशियो के टर्म में निकल कर आया है सर, आपको साइड्स की वैल्यू बता दी गई है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। तो ए बी आपको बता दिया गया था 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय AC आपको बता दिया गया था सर 5 सेंटीमीटर, तो 5 2 10, यहां पे 2:1 आपका रेशियो निकल के आ गया है। तो इस तरीके से कंपटीशन में आपको यही सवाल पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे चीजों को समझना, आप पूछोगे सर कि कंपटीशन में हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे समझेंगे कि मुझे इस रेशियो को यहां तक पहुंचाना है, तो आप कहोगे कि आपके गिवन डेटा में इस पे बात हो रही है। आप तुरंत कहोगे सर कि आपके गिवन डेटा में इस पे बात हो रही है।
अब चूंकि गिवन डेटा में इस पे बात हो रही है तो आपको तुरंत सोचना पड़ेगा कि अवेलेबल मेरे पास यही है और मुझे इसके रेशियो की जरूरत है, यानी कि जरूर ये वाला जो पूरा रेशियो है ये इसके टर्म में आ रहा होगा। और यही सोच आपको बस क्लिक करनी चाहिए। एक बार ये सोच क्लिक की कि ये अवेलेबल डेटा यानी कि ये इसके टर्म्स में जरूर आ रहा होगा, तो आप तुरंत सोच पाओगे कि ये जो है सर इसका रेशियो इसके बराबर होगा। और एक बार ये आपने प्रूव कर दिया, सीधे रिजल्ट को यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप दिमाग में ही सीधे रखोगे ना तो सीधे एज ए रिजल्ट आप दिमाग में यूज कर सकते हो कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर मैं एक एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं तो वो एंगल बाइसेक्टर मेरे पूरे ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, तो उन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो उन दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो दोनों ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर हो जाता है। सीधे रिजल्ट के फॉर्म में आप इस बात को यहां पे याद रख सकते हो। इतना सभी को क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां पे मैंने क्या कहा था कि आपको रिजल्ट के फॉर्म में सवाल को कैसे दिमाग में रखना है कंपटीशन के अप्रोच में। तो आपको यह दिमाग में रखना है कि कभी भी ऐसा हो कि किसी ट्रायंगल का मैंने एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाया, कैसे एंगल का? इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो दो ट्रायंगल में उस ट्रायंगल को डिवाइड कर देगा। तो जो मेरे दोनों ट्रायंगल का एरिया होता है ना, वो एरिया का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो ध्यान देना, तो जिस एंगल का आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया है उस एंगल को रखने वाले जो दो साइड्स हैं उन्हीं के रेशियो के बराबर होगा। तो इसको रिजल्ट के फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा सर? कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले जहां पे ट्रायंगल के किसी इंटीरियर एंगल का आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एंगल बाइसेक्टर आपके उस बड़े ट्रायंगल को दो छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। तो उन दो छोटे ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? तो जिस एंगल का आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया है उस एंगल को कंटेन करने वाले जो दो साइड्स हैं उन्हीं के रेशियो के बराबर होगा। और यही चीज यहां पे आपको ऑब्जर्व भी हो रही है सर। तो रिजल्ट के फॉर्म में सीधे अपने दिमाग में ऐसे याद रख सकते हो। तो कंपटीशन में ये पूरा प्रूव करने की आपकी मेहनत थोड़ी बच जाएगी, क्योंकि सीधे सवाल को पढ़ोगे, दिमाग में क्लिक करेगा, सीधे आपको पता रहेगा अच्छा इस ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, यानी कि मुझे ए बी बाई ए सी करना है। वैल्यू पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। या इसी रिजल्ट को आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ध्यान से सुनना, एक और तरीका क्या है सर? इसी सवाल में हो सकता था कि ऑब्जेक्टिव में आपको वो क्या करता, बीडी और डीसी की लेंथ बता देता, वो आपको बीडी डीसी की लेंथ बता देता। अब आपने एक स्टेज पे निकाला था, क्या निकाला था सर? कि मेरे जो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है वो बीडी बाई डीसी निकल के आ रहा था। तो ऐसे भी दिमाग में रखना कि इसी रेशियो को वो बीडी बाई डीसी के टर्म्स में भी पूछ सकता है, यानी कि वो आपको बीडी डीसी की वैल्यू बता देगा और आपसे दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो पूछ लेगा। और यहां पे इतना करने के बाद भी स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। कैसे? अब देखो आंसर कितना आ रहा है, 2:1। क्यों आंसर 2:1 आ रहा है? क्योंकि न्यूमरेटर में ट्रायंगल एबीडी की बात हो रही है, डिनोमिनेटर में एसीडी की बात हो रही है। और वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन 1:2 भी देगा। तो गलती से इस ऑप्शन को मत मार देना, हमेशा चेक कर लेना कि सवाल किस ट्रायंगल को ऊपर रख रहा है, किसको नीचे रख रहा है। उसी हिसाब से हम अपना रेशियो लेंगे, उसी हिसाब से मेरी वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये जितनी बातें यहां पे बताई याद रखना। इसी तरीके से आपके एक तरीके से समझ लो बुक का ही सवाल कंपटीशन का सवाल बनता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके। तो वही सोच हमें धीरे धीरे करके डेवलप करनी है। और इसी बात के साथ चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल। और ये सवाल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है सर तो मिनिमम 3 मार्क्स में तो जरूर आएगा। यानी कि या तो ये सवाल 3 मार्क्स में आएगा सर, या तो 3 से ज्यादा मार्क्स में आएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सर सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल यहां पे कह रहा है सर कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी मीट द अपोजिट साइड्स इन डी एंड ई रेस्पेक्टिवली इफ डी पैरेलल बीसी प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब इस सवाल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सर, तो एक एक करके उन इंटरेस्टिंग चीजों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर? तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज यह है, आपने गेस कर लिया होगा कि हो सकता है यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछ दिया जाए। तो अगर यह सवाल बिना फिगर के पूछ दिया जाएगा तो फिगर कैसे ड्रॉ करना है सर, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। तो आपका पूरा फोकस यहां बोर्ड पे होना चाहिए।
तो सवाल को मैंने पढ़ लिया था सर, सवाल में क्या क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है सर कि कोई ट्रायंगल ABC पे चर्चा हो रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रैंडमली अपना ट्रायंगल ABC बनाने लगेंगे। लेकिन थोड़ा रुक जाओ। क्यों रुक जाओ सर? क्योंकि इसी सवाल में आखिरी की तरफ आपको कहा जा रहा है सर कि आप प्रूफ करके दिखाओ, आप साबित करके दिखाओ कि आपका ये जो ट्रायंगल ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यानी कि सर अब इस पूरे सवाल को आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि आप जो अपना ट्रायंगल ABC कंसीडर करोगे उस ट्रायंगल को आपको आगे जाके आइसोसेलेस साबित करना है, प्रूफ करना है। तो अगर आगे जाके मेरा ट्रायंगल आइसोसेलेस साबित होने वाला है तो क्यों ना पहले से ही अपना ट्रायंगल आइसोसेलेस मानते हुए अपना डायग्राम बना लेंगे। तो मान लो रैंडमली मैंने जो अपना ट्रायंगल कंसीडर किया उसके अंदर मैंने इन दोनों साइड्स को बराबर जैसा दिखाया। आपकी मर्जी थी, आप इन दोनों को भी दिखा सकते थे, इन दोनों को भी दिखा सकते थे और आगे प्रोसीड कर सकते थे। अब यहां पे एक बहुत तगड़ा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, तो बड़े ध्यान से सुनना सर। अब हमने ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने वाले बहुत सारे सवाल बना लिए सर, और उन सवालों में एक चीज ऑब्जर्व करते थे। क्या ऑब्जर्व करते थे? कि चलो ठीक है, आपने बोल दिया सर, ये समझ में आ गया है कि शुरुआत से ही अपना फिगर ऐसा मानेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख जाए। लेकिन सर आप साथ साथ यह भी बोलते थे कि आप जिस तरीके से अपना फिगर मानते हो कहानी उसी तरीके से प्रूव होनी चाहिए। आप जिस तरीके से अपना फिगर मानते हो कहानी उसी तरीके से प्रूव होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने अपना फिगर ऐसा माना है कि मैंने इस साइड को इसके बराबर दिखाने की कोशिश की है तो मैं अपने वर्टेक्स ABC इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा कि फाइनली प्रूफ करते वक्त AB AC के बराबर प्रूव हो जाए। फाइनली प्रूफ करते वक्त ये दोनों लाइनें ही आपस में बराबर हो जाए। ऐसा ना हो जाए सर कि आपने फिगर में दिखाया है ये दोनों बराबर है, लेकिन आप जब अपना ABC मान लो तो कुछ और ही बराबर दिखने लगे। तो इससे मिसमैचिंग हो जाती है हमारे फिगर में और थ्योरी में। और सर ने सिखाया है कि आप जो अपना डायग्राम कंसीडर करोगे उसमें कभी भी मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी यहां पे प्रॉब्लम दिखती है सर आपके कंसीडरेशन में। क्या प्रॉब्लम दिखती है? तो प्रॉब्लम यह दिखती है सर, ये ठीक है कि हम शुरुआत से अपना फिगर आइसोसेलेस मानेंगे और उस हिसाब से अपने ट्रायंगल के किसी दो साइड को बराबर जैसा दिखा देंगे। लेकिन साथ साथ आप यह भी कहते हो सर कि मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपको अपने वर्टेक्स को बड़े ध्यान से पुट करना है, सवाल के हिसाब से आपके अपने वर्टेक्स को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो अपना ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूव करना है वो इस तरीके से प्रूव होना चाहिए कि आगे जाके फाइनली आपके इस ट्रायंगल का यही दोनों साइड बराबर दिखना चाहिए, क्योंकि तभी मैचिंग होगी सर। अगर किसी और दोनों साइड को बराबर दिखा दोगे तो फिगर थोड़ी सी मिसमैचिंग सी लगती है सर। तो इससे बचने का एक रास्ता बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। बचने का रास्ता क्या है? तो किसी भी सवाल में अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की कहानी प्रूव करनी है ना, तो आप इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के झंझट से ही दूर हो जाओ। कैसे दूर हो जाओगे? आप जो अपना रैंडम ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे वो रैंडम ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो। आप इस झंझट से ही दूर हो जाओगे और मिसमैचिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या कहा सर ने? सर ने कहा कि जो भी ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पे लास्ट की तरफ आपको अपने ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, तो शुरुआत में जो आप अपना ट्रायंगल कंसीडर करोगे ना उसको शुरुआत से ही इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा दिखने वाला मान लेना। यानी कि ऑलमोस्ट ऐसा ट्रायंगल कंसीडर कर लेना, ऑलमोस्ट ऐसा ट्रायंगल बना लेना जिसके तीनों साइड आपको बराबर जैसे दिखे। अब यह करने से देखो कितना फायदा हो जाएगा। फायदा यह होगा सर कि मुझे पता है कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं। अब चूंकि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होते हैं और मैंने अपना फिगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह बनाने की कोशिश की है, तो मैं किसी भी तरीके से अपना वर्टेक्स मानूं फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी दो साइड बराबर प्रूव हो जाएंगे मेरा काम हो जाएगा, कोई भी दो साइड बराबर प्रूव हो जाएंगे मेरा काम हो जाएगा। अल्टीमेटली मिसमैचिंग का इशू ही क्रिएट नहीं होगा सर। तो फायदा कैसे मिला? इक्विलैटरल ट्रायंगल मानने से। तो इस पॉइंट को कॉपी पे नोट डाउन करो। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने आपको बताई है कि कभी भी ऐसे प्रूफ डेट वाले सवालों में जहां पे आपको ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है ना, तो आप अपने ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा दिखने वाला कंसीडर कर लो, बहुत फायदा हो जाएगा। एक बार आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा दिखने वाला कंसीडर कर लिया, उसके बाद आपकी मर्जी, आप किस वर्टेक्स को ए रखना चाहते हो, किसको बी रखना चाहते हो, किसको सी रखना चाहते हो।
कोई भी कॉम्बिनेशन रख लोगे, प्रूफ करोगे, अल्टीमेटली दो साइड बराबर प्रूव हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। जब तीनों साइड ही एक जैसा दिख रहा है सर, तो किसी दो को बराबर प्रूफ कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। जो मिसमैचिंग का इश्यू आ रहा था वो इश्यू यहां पे रिजॉल्व हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताइए, नोट डाउन करो। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो क्या सिखाया? एक बार अपने रैंडमली अपने ट्रायंगल को इक्विलैटरल जैसा बना दिया दिखने वाला। अब आपकी मर्जी है किस वर्टेक्स को ए कहना चाहते हो, किसको बी कहना चाहते हो, किसको सी कहना चाहते हो। मान लो मैंने रैंडमली इस वर्टेक्स को ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे यहां पे कहा जा रहा है सर कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बी एंड सी। अब इसको इतना पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के दो एंगल, एंगल बी और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है। तो मेरे ट्रायंगल के दो एंगल, एंगल बी और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है सर। तो बना दिया एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, बना दिया एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं सर। तो द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी मीट द अपोजिट साइड इन डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान देना, तो आपने एंगल बाइसेक्टर तो बना दिया है सर, लेकिन अभी फिलहाल आपको यह नहीं पता है कि यह एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एसी को मीट कर रहा है वो पॉइंट का नाम क्या है। उसी तरीके से फिलहाल आपको यह नहीं पता है कि एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ए बी को जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या है। उसको आगे यहां पे रेस्पेक्टिवली की मदद से क्लियर किया गया। मैंने आपको सिखाया है हर बार कि यह मैथमेटिक्स का छोटा सा वर्ड आपके पूरे सवाल की कहानी बदल सकता है अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब पता है सर, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। तो यहां पे सर मुझे दिख रहा है कि पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। पहले एंगल बी का जिक्र हो रहा था, उसके बाद एंगल सी का जिक्र हो रहा था, और यहां पे पहले पॉइंट डी का जिक्र हो रहा है, उसके बाद पॉइंट ई का जिक्र हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, उसको डिकोड करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं इसको सही तरीके से पढ़ूं तो यहां पे मुझे कहा जा रहा है कि मैंने जो अपने एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बनाया, वो एंगल बाइसेक्टर मेरे एंगल के सामने वाली साइड को पॉइंट डी पे मीट कर रहा है, पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने जो अपने एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बनाया, यह एंगल बाइसेक्टर मेरे सामने वाली साइड को, एंगल के सामने वाली साइड को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है सर? तो पॉइंट डी पे मीट कर रहा है। तो अगर यह पॉइंट डी पे मीट कर रहा है तो यहां से आपको क्लियर हो गया है सर कि यह जरूर मेरा पॉइंट ही रहा होगा। और यही मुझे कहा भी जा रहा है कि एंगल सी से जो आपने अपना एंगल बाइसेक्टर बनाया है वो इस एंगल के सामने वाली साइड को पॉइंट ई पे मीट कर रहा है सर। इतना फिगर हमने बना दिया। अब आगे मुझे कहा जा रहा है इफ डी पैरेलल बीसी। अब इसको पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि डी और ई को ज्वाइन करने की जरूरत है। तो डी और ई को ज्वाइन कर लिया। मुझे क्या साबित करना है सर? तो मुझे सबसे पहले बता दिया गया है कि अगर डी और बीसी पैरेलल हैं तो अब आप साबित करके दिखाओ, अब आप प्रूफ करके दिखाओ कि आपका ये जो ट्रायंगल एबीसी होगा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बना दिया फिगर, मैच करो थोड़ा सा। क्या मिलता जुलता फिगर नहीं आया? बिल्कुल आया सर। इतना फंडा क्लियर है। तो सारे लोग अब फिगर बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो सर। तो सबसे पहले अपने गिवन डाटा को फिगर में मार्क कर लेते हैं सर। तो गिवन डाटा में बता दिया गया है कि मैंने अपने एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बीडी बनाया है, मैंने अपने एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर सी बनाया है, और इसके बाद मैंने क्या किया है सर? इसके बाद यहां पे मैंने अपने डीई को ज्वाइन करके डीई पैरेलल बीसी बना दिया है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए सर। अब देखो यहां पे, अब सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम बन गया सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गिवन डाटा में मेनली आपको क्या क्या बताया गया है, तो आप कहोगे सर कि गिवन डाटा में मेनली मुझे दो बातें बताई गई है। कौन सी दो बातें? तो एक बातों में मुझे पैरेलल लाइन का जिक्र किया गया है और दूसरी बात में मुझे एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया गया है। तो कुल मिला के दो बातें गिवन डाटा में गिवन है सर। पहली बात में मुझे लाइनें जो पैरेलल है उनके बारे में बताया गया है, और दूसरी बात में मुझे एंगल बाइसेक्टर्स कौन कौन है उनके बारे में बताया गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि इस सिचुएशन के हिसाब से क्या आप सोच सकते हो कि कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना सही रहेगा, तो आपका जवाब आना चाहिए बिल्कुल सोच सकते हैं सर। तो वीडियो को पॉज करो, सोच के बताओ कि इस डाटा के हिसाब से क्या क्या कंसेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। तो यहां पे अगर आपने सोचा है तो आप तुरंत कह दोगे सर कि मुझे पता है
कि हमारे थेल्स थ्योरम में गिवन डाटा में पैरेलल लाइन की बात होती है। तो चूंकि यहां पे गिवन डाटा में पैरेलल लाइन का जिक्र है, यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरीके से मुझे पता है सर कि मेरे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, मेरे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में गिवन डाटा में एंगल बाइसेक्टर कौन है यह बता दिया जाता है, और यहां पे भी गिवन डाटा में मुझे एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है कि कौन है। तो इससे समझ में आता है सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हो सकता है अगेन कहीं ना कहीं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अपने गिवन डाटा से मुझे समझ में आ गया सर कि क्या क्या अप्रोच लगाना सही रहेगा। तो एक बार अप्रोच दिख गया है तो अब सवाल में कुछ भी बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा सर, अप्रोच अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले अपने फिगर में थेल्स थ्योरम को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनना। तो सर मुझे एक चीज यहां पे दिख गई है कि पैरेलल लाइन का सेट है तो थेल्स थ्योरम लगना चाहिए। तो थेल्स थ्योरम के लिए पहले अपना ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रायंगल को ढूंढेंगे। तो ट्रायंगल सेलेक्ट करने का क्या क्या क्राइटेरिया जानते हैं सर? तो हम जानते हैं कि ट्रिक तो यह कहती है कि आपके फिगर के जो बड़े ट्रायंगल्स होते हैं वही सेलेक्ट होते हैं, और इसके साथ साथ मेन क्राइटेरिया में मुझे पता है सर कि आप अपना जो भी ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे वो इस तरीके से होगा कि आपके पैरेलल लाइन की कहानी ट्रायंगल के अंदर बननी चाहिए, और इस तरीके से अंदर बननी चाहिए कि उन पैरेलल लाइनों में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का साइड हो जानी चाहिए और दूसरी लाइन आपके उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। सर ये मुझे अपने ट्रायंगल के सिलेक्शन के क्राइटेरिया की कहानी पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपना कौन सा ट्रायंगल ढूंढ पा रहे हो, तुरंत कहोगे सर मैं अपना ये रेड वाला ट्रायंगल ढूंढ पा रहा हूं, और इस रेड वाले ट्रायंगल में दोनों क्राइटेरिया मुझे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि ये ट्रायंगल इस तरीके से है कि पैरेलल लाइन की कहानी ट्रायंगल के अंदर है, और इस तरीके से अंदर है कि उन पैरेलल लाइनों में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का साइड बन रही है और दूसरी लाइन मेरे ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड को इंटरसेक्ट भी कर रही है। सर यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो थेल्स थ्योरम लगाने के लिए ट्रायंगल भी मिल गया है, लेकिन थेल्स थ्योरम के तो बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, और यहां तो कोई साइड का रेशियो भी गिवन नहीं है कि समझ में आए कौन सा रिजल्ट यूज करना है। तो क्या सिखाया था? अगेन मैंने आपको सिखाया था कहीं पे भी थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत पड़े और आपको क्लियर नहीं हो पा रहा हो कि कौन सा रिजल्ट यूज करना है, तो बेसिक वाले रिजल्ट की तरफ आंख बंद करके आगे बढ़ जाओ। तो यहां पे क्या करेंगे सर, चूंकि मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा रिजल्ट यूज करना है, तो अपने बेसिक वाले रिजल्ट का ही सहारा ले लेंगे। तो अपने बेसिक वाले रिजल्ट को यहां पे अप्लाई कर दो। तो अगर मैं अपने बेसिक वाले रिजल्ट को अप्लाई करूंगा सर, तो मैं लिख सकता हूं ए डिवाइडेड बाई, बहुत ज्यादा बोल्ड हो गया, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं फिलहाल। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सर अब ए डिवाइडेड बाई आपका ई बी, क्या हो जाएगा सर, ए डी डिवाइडेड बाई डी सी। तो यहां पे अपने थेल्स थ्योरम का बेसिक वाला रिजल्ट हमने लिख लिया सर। तो एक रिजल्ट तक पहुंच गए। अब आगे चलते हैं सर। अब मुझे अपने फिगर में यह भी दिख गया था कि मुझे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत है। अब ध्यान से सुनना, आपके लैंग्वेज से आपको पता है सर कि दो एंगल बाइसेक्टर पे बात हो रही है। तो चूंकि दो एंगल बाइसेक्टर पे बात हो रही है, तो आपको यह भी क्लियर हो चुका है सर कि दो बार आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना पड़ेगा, यानी दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रिजल्ट आपके पास निकल कर आएंगे सर। तो हम अपने दो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यहां पे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से सुनना, बात को एक एक करके बात करते हैं सर। सबसे पहले अपने एंगल बाइसेक्टर बी की बात कर लेते हैं। तो बी का एंगल बाइसेक्टर कौन है सर? तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि मेरे बी का एंगल बाइसेक्टर बीडी है। अब ध्यान देना, हमेशा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी लगाने के लिए ट्रायंगल सेलेक्ट करना जरूरी होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये बीडी एंगल बाइसेक्टर बनना चाहिए, इस सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या लगता है कौन से ट्रायंगल में मैं अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊंगा? तो क्या जवाब दोगे आप? तुरंत जवाब दोगे सर कि चूंकि मेरा बीडी एंगल बाइसेक्टर बनना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसी रेड वाले ट्रायंगल में, अगर मैं इसी सेम रेड वाले ट्रायंगल में अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दूंगा, तो यहां पे मैं अपने साइड्स के रेशियो के टर्म में बात कर सकता हूं। लगा दो सर। तो यहां पे अपने बीडी के लिए अगर मैं अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊंगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा सर, अब ध्यान देना क्या लिख दूंगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने के बाद एडी डिवाइडेड बाई डीसी, एडी डिवाइडेड बाई डीसी, ये किसके बराबर हो जाएगा सर? तो एडी डिवाइडेड बाई डीसी आपका
ए बी डिवाइडेड बाई सी बी के बराबर हो जाएगा। यह आपका सर ए बी डिवाइडेड बाई सी बी के बराबर हो जाएगा। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रिजल्ट में किसको ऊपर रखते हैं किसको नीचे रखते हैं इसका फंडा ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं सर। अब मैंने जो अपना रेशियो माना उसमें मैंने एडी को इस तरफ लेफ्ट साइड में ऊपर रखा था, तो राइट साइड में ऊपर कौन रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का साइड जो कि मुझे दिख रहा है सर ए बी है, तो उसको मैंने ऊपर रखा। तो अपने इसी रेड वाले ट्रायंगल में बीडी बाइसेक्टर के लिए मैंने अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाकर एक और रिजल्ट लिख लिया। अब मुझे यह भी पता है सर कि एक और एंगल बाइसेक्टर पे चर्चा हो रही है, तो चूंकि एक और एंगल बाइसेक्टर पे चर्चा हो रही है सर, तो अब इसके लिए भी यही सोचेंगे। तो फिर से कहानी वही है, क्या कहानी है कि अब मैं अगर अपने ट्रायंगल के सिलेक्ट करने की बात होती है कि अपने इस एंगल बाइसेक्टर सी के लिए कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट करके अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं, तो क्या जवाब दोगे, तुरंत जवाब दोगे सर कि इस सिचुएशन में भी आपको दिख रहा है कि अगर मैं अपना रेड वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करूंगा तो मैं बड़ी आसानी से सी को एंगल बाइसेक्टर बताते हुए अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। अप्लाई कर दो सर। तो यहां पे वापस से अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूं अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रिजल्ट से कि A डिवाइडेड बाई EB जो होगा सर, A डिवाइडेड बाई EB जो होगा सर, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा CA डिवाइडेड बाई CB के। ये हो जाएगा सर CA डिवाइडेड बाई CB के। तो किसको ऊपर रखना है किसको नीचे, इसका फंडा आपको इसको देख के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा क्योंकि इसका कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। अब तो जो सवाल के शुरुआत में समझ में आया था उन कंसेप्ट्स की मदद से जितने रिजल्ट में निकाल सकता था निकाल के मेरे सामने आ गए हैं। अब मुझे इतना कंफर्म है सर कि मेरा जो ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूव होगा वो इन्हीं रिजल्ट्स की मदद से होने वाला है। अब अपने रिजल्ट्स को बड़े ध्यान से यहां पे ऑब्जर्व करते हैं, तो सुनते जाना सर। सबसे पहले अपने थेल्स थ्योरम के रिजल्ट को देखते हैं सर। तो थेल्स थ्योरम वाले रिजल्ट में लेफ्ट साइड क्या क्या है सर, तो ए बाई ई बी है। अब थोड़ा ढूंढो सर कि ये ए बाई ई बी आपको और कहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये वाला जो पोर्शन है ये आपको एक और जगह दिख रहा है सर, ये जो रेशियो का पार्ट है ये आपको एक और जगह दिख रहा है, यहां पे मैच होता हुआ दिख रहा है सर। और यहां से आपको पता है कि ए बाई ई बी सी ए बाई सी बी के बराबर है। तो अगर ऐसा है सर तो क्या मैं इस ए बाई ई बी के बदले इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, इसको पुट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं सर। तो यहां पे इसके बदले मैंने इसको यहां पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो इसके बदले मैंने पुट कर दिया किसको, सी ए बाई सी बी को, सी ए डिवाइडेड बाई सी बी को पुट कर दिया। अब फिर से ध्यान दो, इसी तरीके से यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये पोर्शन क्या आपको कोई और दूसरे रेशियो में दिख रहा है, पोर्शन क्या है एडी बाई डीसी का, तो तुरंत कहोगे सर आपको अगेन इस सेकंड वाले इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रिजल्ट में ये वाला पोर्शन एडी बाई डीसी दिख रहा है। तो अगर ये पोर्शन यहां है सर और मुझे यहां पे दिख रहा है कि एडी बाई डीसी ए बी बाई सी बी के बराबर है, तो क्या मैं यहां पे इसके बदले इसको पुट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं सर, कर दो पुट। तो इसके बदले पुटिंग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई सी बी। अब बड़ा ध्यान देना यहां पे, क्या ध्यान देना सर, तो इसके बदले इसको डाल दिया, इसके बदले इसको डाल दिया और बीच में इज इक्वल टू का साइन है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ रहा है सर सी ए डिवाइडेड बाई सी बी बराबर इस तरफ ए बी डिवाइडेड बाई सी बी, ये निकल के आ रहा है सर। अब ये जो कंबाइंड रेशियो आ रहा है इसमें दिख रहा है सर दोनों तरफ सीबी है, सीबी खत्म, क्या बचा है सर मेरे पास यहां से बचा है सी ए, जिसको मैं ए सी भी लिख सकता हूं बराबर ए बी। क्या निकल के आ गया, ए सी बराबर ए बी। तो आपके ट्रायंगल एबीसी का ए सी और ए बी साइड बराबर निकल के आ गया। तो क्या प्रूव हो गया, तो आपके ट्रायंगल का दो साइड बराबर प्रूव हो जा रहा है। तो क्या मैं नहीं कह सकता कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मैं बिल्कुल कह सकता हूं सर। तो हेंस प्रूव्ड ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। इसको समझने में किसी को कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए सर। तो यहां पे जितनी चीजें मैंने की अब उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन से कैसे शो करना है ये आपका होमवर्क रहेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे स्टूडेंट्स इस होमवर्क को यहां पे कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको यहां पे चीजों को शो करके दिखाना है, इतना सभी को दिमाग में रहेगा, रहना चाहिए। अब देखो यही सेम सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता था, कैसे, ध्यान से समझना कैसे। तो मान लो यही सवाल यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता, तो देखो कैसे पूछा जाता, बड़े ध्यान से सुनना। वो आपको देखो कहां से कहां तक लिखता, वो आपको यहां से स्टार्ट करता लिखना,
कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी मीट द अपोजिट साइड्स इन डी एन ई रेस्पेक्टिवली सच दैट डी पैरेलल बीसी, then which of the following is true? Number 1, triangle ABC is an isosceles triangle. Number 2, triangle ABC is an scalene triangle. Number 3, both of these. Number 4, none of the above. तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देके भी यही सवाल ऑब्जेक्टिव में देखो कैसे पूछा जा सकता था। यानी पूरी कहानी यहां से यहां तक की सेम रखेगा और प्रूव डैट के बदले सिंपली क्या लिखकर दे देगा कि यहां सब आप मुझे खोज कर बताओ कि मेरा ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल होगा। वो आइसोसेलेस होगा, वो इक्विलैटरल होगा, वो दोनों में से कुछ नहीं होगा, वो स्केलन होगा, या इस तरीके से कोई भी 4 ऑप्शन फ्रेम किए जा सकते थे। तो आंसर क्या लिखते? आप तुरंत वहां पे अपना आंसर लिखते सर कि ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। अब इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था। देखो कैसे पूछा जाता। इतना सवाल आपको यहां तक लिखता कि द ब्ला 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 इतना करता, सच दैट डी पैरेलल बीसी बोलता। इसके बाद क्या देता? ऑल्सो, ध्यान देना क्या बोलता, वो बोलता ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, और आपको 4 ऑप्शन दे देता। नंबर 1 10 सेंटीमीटर, नंबर 2 8 सेंटीमीटर, नंबर 3 6 सेंटीमीटर, नंबर 4 सेंटीमीटर। क्या जवाब देते? तो सिचुएशन में जो कहा गया वहां से आपको समझ में आ रहा है सर कि मेरा ए बी ए सी के बराबर प्रूव हो जा रहा है, और इसी वजह से आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस बन रहा है। और आपको ए बी की वैल्यू बता दी है और उसने इनडायरेक्टली ए सी की वैल्यू पूछ ली है। तो कुछ नहीं ये सब बोला कि आइसोसेलेस होगा कि नहीं होगा, बस इतना बोलने के बाद आपको कहा कि ए बी 10 सेंटीमीटर है, बताओ ए सी क्या होगा। 4 ऑप्शन दे दिया है। तो अगेन यही सोच रखते हुए आप बोल दोगे सर कि ए बी ए सी के बराबर आएगा, यानी ए सी भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये होता ऑब्जेक्टिव सवाल, कंपटीशन के सवाल बनाने का तरीका, कि आपके बुक का ही सवाल थोड़ा सा हेर फेर करके दे देगा ना, कंपटीशन का एक तगड़ा सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस सवाल के साथ फिलहाल अपने लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं सर। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जितनी चीजें मैंने आपको आज के लेक्चर में समझाई सिखाई वो आपको क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, सबको डाउट आता है। आप लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, जरूरत पड़े तो स्लो मोशन में देखो, उसके बाद भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।